इसीलिए मैं आपको विनंती करता हूं हाथ जोड़ के, ऐसी बात आप सुनिए। तो दूसरी चीज सर, ये जो भारत का संविधान है, इस संविधान के तहत अगर हम चलेंगे तो सबको सुख और समृद्धि मिलेगी, लेकिन हर चीज में इक्वालिटी को खत्म कर रहे, लिबर्टी को खत्म कर रहे, जस्टिस तो नहीं है गरीबों के लिए, और फ्रेटर्निटी तो नहीं है। ये हिंदू है, ये मुसलमान है, क्रिश्चियन है, ये बुद्धिस्ट है, ये फलाना फलाना धर्म के नाम पे बांट रहे हैं। ये चीजें आप लोग कर रहे हैं और उसका ब्लेम दूसरों पे डाल रहे हैं। और उसके बाद और एक बात, आपके पास बहुत से हथियार हैं डराने के। कहीं जनता से चुनी हुई सरकार बनती है, अगर आप लोगों को मेजॉरिटी नहीं मिलती है या आपके मन के मुताबिक वहां सरकार नहीं होती है, तो लगाओ ईडी, लगाओ सीबीआई और ऑटोनमस बॉडी को यूज करके हर जगह तोड़ फोड़ करके सरकार बना दे। क्यों? एक दो सरकार ज्यादा अगर अपोजिशन करे तो क्या नुकसान होने वाला है? आप तो इतने मेजॉरिटी से आए, क्यों डर रहे? मेरे को समझ में नहीं आया। सब बहुत है, इतनी मेजॉरिटी हो गई कि डाइजेस्ट ही नहीं होता, उतनी मेजॉरिटी है, फिर भी डरते हो। ऐसा मत करिए। कभी कभी होता है आदमी को बहुत मिला तो अपने छांव से भी डरता है, या ऐसा हो रहा है। तो इसीलिए डरना नहीं। जो आप किसी को इनकम टैक्स लगाते हो, अगर आपकी बात कोई मानता नहीं, कोई मेंबर आप में अगर आपके इस पे पार्टी में नहीं आता, तो उसको कुछ ना कुछ तरीके से कहीं ना कहीं चाबी फिरा के आप उसको अंदर लाते। Authenticate. हाँ, The honorable member will authenticate. Pardon? Authenticate. Authenticate. कितने सरकार साहब? कर देना सर। कर्नाटक का सरकार, महाराष्ट्र का सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार, कितने ऑथेंटिकेशन करो? मणिपुर की सरकार, आप सभी एमपी पर एलिगेशन लगा रहे हो, ऑथेंटिकेट कर दीजिए। Put it on the table. साहब और एक इंटरेस्टिंग मशीन है साहब उनके। हाँ सर, और एक इंटरेस्टिंग मशीन मोदी साहब और शाह साहब ने, मोदी साहब और एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग मशीन मोदी साहब और शाह साहब ने खरीदी है, वॉशिंग मशीन। खास करके वो ये वॉशिंग मशीन में जो भी ईडी और इनकम टैक्स घोटाले में सपटते हैं ना मेंबर्स, या उनके ऊपर कुछ केस है, डरा के उनको अपने तरफ लेते हैं, फिर उसको वॉशिंग मशीन में डालते हैं। वो कैसा? One second. ये निर्मा वॉशिंग मशीन कौन सा? One second. तो उसमें One second. क्लीन होकर निकलते हैं, वो उधर One बैठ second. जाते हैं। One second. बैठकर One second. अच्छे होते हैं। One second. One second, sir. Please take your seat. One second, sir. One second. बैठो मैं। एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। Honorable member, such kind of discourse and to ridicule an institution without factual basis does not behave. No. I call upon the LOP to authenticate the assertions made by him during course of the day. I can understand. Sit down. Shakti Singh, use your Shakti later on. What have I done? No. I'll tell you. No. Let me tell the honorable member, whatever LOP says is to be responded by them. But, one second.
1 second, but I am there. I will have to ensure. No. 1 second. The ruling party cannot invoke the provisions that I have. If a member makes an allegation against another member, it is my duty to live up to constitutional requirement. Honorable LOP will during course of the day substantiate the allegations with respect to so-called washing machine. He will do it. What? Ask him to sit down, sir. Sir, ask Jairam Ramesh to take his seat. सर Ask him. आप नहीं आप देखिए नहीं आप देखिए मैं इसलिए वॉशिंग मशीन का शब्द इस्तेमाल नहीं सर, मुझे दुख हुआ कि आपने कहा, नहीं और मुझे दुख हुआ कि आपने जिस लहजे से कहा, तो साहब आप जैसा अनुभवी आदमी ऐसा कहे इसीलिए जिसमें कोई तथ्य नहीं है, एकदम खोखली बात कैसे कही जा सकती है? उस मशीन, अरे ऐसा क्यों कर रहे हो भैया साहब? उस वॉशिंग मशीन में डालने के बाद वो व्यक्ति कलंकित व्यक्ति उज्ज्वल बनता है और उसके खिलाफ छापे बंद हो जाते हैं और उसको वहां पर लिया जाता है। ये बोलने के लिए मैं वॉशिंग मशीन बोला और कुछ नहीं। और दूसरी चीज, और साहब बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को भी बैन किया गया है, मुझे मालूम है। बहुत से यूनिवर्सिटीज में यहाँ पर हंगामे हो गए, लाठीचार्ज हो गए, लेकिन जो भी चीजें अगर डेमोक्रेटिकली कोई डॉक्यूमेंट्री बताना भी चाहता है तो बताने दो, आपको क्या होने वाला है? आप तो उत्तर उसका देंगे और इसके बावजूद भी आप मजबूत है ना, फिर क्यों डर रहे हो? तो बीबीसी की जो आपने तो बयान किया, बहुत से लोगों ने देखा ये शाहरुख खान के फिल्म के जैसा होगा। तो सर मैं बोलता हूँ बयान आप जितना करते जाएंगे, रोकने की कोशिश जितना करेंगे, लोग उतना देंगे क्या है उसमें, क्या है क्या है। तो इसीलिए मैं नहीं कहा आपको डॉक्यूमेंट्री को, तो ये उसमें है क्या, मैं एक कोट अटल बिहारी वाजपेयी जी का करूंगा, ये तो कर सकता हूं ना। अहमदाबाद में कहा था सांप्रदायिक हिंसा से विदेशों में भारत की छवि खराब हुई है, मैं नहीं कहा, अटल बिहारी जी ने कहा। क्या मुंह लेकर विदेश जाऊंगा, राजधर्म का पालन नहीं हुआ। ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी। सर, लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द हाउस, सर, लीडर ऑफ द हाउस। सर मैं भी बहुत निकट रहा हूँ अटल बिहारी वाजपेयी जी के, और जो सांप्रदायिक दंगा कांग्रेस की सरकारों में रहता था, उससे जो उनकी पीड़ा थी, जिस प्रकार से इनके शासन में दिन रात महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, देश के कोने कोने में बिहार हो, भागलपुर हो, देश भर में जितने सांप्रदायिक दंगा होते थे, उससे जो अटल जी की पीड़ा थी उसको वो जाहिर कर रहे हैं। LOP, yes, Honorable Finance Minister. Sir, if you allow me 1 Yes, minute, please. I fully appreciate Leader of the Opposition quoting Shri Atal Bihari Vajpayee. But I only wish he quotes him fully. That sentence ends, that paragraph ends with Shri Atal Bihari Vajpayee saying, यही तो राजधर्म अभी पालन कर रहे हैं।
One second. Since a reference has been made to a great son of this country, a former Prime Minister, Bharat Ratna Atal Bihari Vajpayee ji, I call upon Leader of the Opposition and the Honorable Finance Minister to lay the documentation on the table of the House during course of the day. Yes. 1 more minute, sir. Honorable Finance Minister. 1 more minute, sir. Huh? 1 more minute. Honorable Finance Minister. For having read only part straight. Honorable Finance Minister. For having quoted. For having. The chair has called me. The chair has called me. The chair has called me. For having quoted partly to suit their convenience. They should also, after I corroborate and read that statement here, give a word of apology. I can assure the members what the LOP has said, what the Honorable Finance Minister has said, consequences will flow. Because the entire country is concerned. Atal Bihari Vajpayee ji was a former Prime Minister, Bharat Ratna, and a great son of this country. Any observation made by him, if truncated, suited, or not given properly this side or that side, it is duty of the chair to deal with the situation. Take your seat. Yes. Yes. सर, मैं मेरे मुंह से नहीं बोलूँ। ये 4 अप्रैल का है। अगर आपको डिटेल होना है तो मैं ला। No sir. Newspaper reports are no substitute to documentation. सब You have to authenticate what is said. सर, अब नहीं देखिए, और गुजरात मॉडल की बात बहुत आई है और डबल इंजन सरकार की बहुत। जब कर्नाटक में गए, प्रधानमंत्री जी ने कहा डबल इंजन सरकार रहे तो डेवलपमेंट होती, और फिर उसके बाद उसी ढंग से मैं डबल इंजन का, जो गुजरात में डबल इंजन की सरकार है, सिर्फ 2 मिनट में बताऊंगा। ऑथेंटिक साहब, गुजरात में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 31% है 1000 बर्थ को। 100 पैदा होने वाले 25% बच्चे कुपोषित होते हैं। गुजरात इसमें 30 राज्यों में से 29वें स्थान पर सबसे नीचे है। ऑथेंटिकेटेड, और मैं नहीं, नीति आयोग और हार्वर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, नीति आयोग और हार्वर्ड की रिपोर्ट के अनुसार तमाम हेल्थ इंडिकेटर्स पर गुजरात सबसे नीचे स्तर पर है। और देश के 766 जिले में सबसे नीचे के 10 जिलों में से 6 गुजरात के। साहब, आपको तो मालूम है, राम गोपाल साहब तो आप हेल्थ कमेटी के। Honorable LOP, 15 minutes of your party time is left. You can use it. Only 15 minutes. देखो साहब, अगर आप बोलेंगे मैं खत्म। सर, ये इसीलिए ये गुजरात में डबल इंजन का स्वास्थ्य, शिक्षा और ह्यूमन डेवलपमेंट पे है। क्या नहीं, आपको उतना अधिकार नहीं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को ये बताना होगा, क्योंकि 13.5 साल तो वहाँ चीफ मिनिस्टर थे, 9 साल से तो यहाँ प्राइम मिनिस्टर है। इससे पहले भी बीजेपी सरकार ही थी। जब 25, 30 साल, 40 साल आप हुकूमत करते हो, खुद के स्टेट में यह स्थिति है और दूसरों को बताते हैं।
सर, मैं इन्फ्लेशन की तो बात नहीं करता, क्योंकि सभी ने तो कहा रिकॉर्ड इन्फ्लेशन इस देश में कैसा महंगाई हुआ, एलपीजी, पेट्रोल, डीजल और इन सारे चीजों में। और यूपी की आप बात नहीं करते हो, जब यूपी के पेट्रोल डीजल के 70 रुपए दाम थे और सिलेंडर 410 में था और तेल के कीमत तो हाई थे, लेकिन आज तेल की कीमत में भी गिरावट आई, लेकिन एलपीजी और पेट्रोल एक्साइज में तो बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी, सर बेरोजगारी में तो आपको मालूम है, बेरोजगारी वैकेंसी तो मैंने आपको बताया, लेकिन मैं वो छोड़ देता हूं। लेकिन कम से कम प्रधानमंत्री मोदी जी जो हमको वायदा किए थे इस देश के जनता को, 130 करोड़ जनता को हर साल 2 करोड़ रुपए युवाओं, मैं अगर आ गया हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। अब 9 साल में 18 करोड़ नौकरियां कहाँ है? ऑथेंटिकेटेड स्टेटमेंट कहाँ है ये ऑथेंटिकेटेड स्टेटमेंट बाय प्राइम मिनिस्टर? तो हाँ, तो 18 करोड़ तो छोड़िए, 50 लाख भी आप नहीं भर रहे हो, 30 लाख सरकारी नौकरी नहीं भर रहे हो, और गरीबों को जो मिलना है रिजर्वेशन में वो नहीं मिल रहा। बार बार गरीबों की बात कर रहा, टोकना, ये इधर चलता है। लेकिन आपने जो किया, 2 करोड़ नौकरी यहाँ कहीं भी नहीं मिल रही। और सॉरी, 15 लाख को तो बहुत हो गया, फिर वो शाह साहब उसको एक बोल दिए, अरे ये तो चुनावी जुमला था, छोड़ दो बोले। अब वो जुमला तो छोड़ देता हूँ। कम से कम प्राइम मिनिस्टर का ऑथेंटिक रिपोर्ट है। Not your level, sir. और ऑथेंटिक रिपोर्ट आई कैन कोट। Not your level, sir. Not your level. Not your level. सर, और एक सर, प्राइम मिनिस्टर के हर कार्यक्रम देश पे बहुत भारी पड़े, बहुत भारी पड़े। हमारे मेरे को जो हिंदी लैंग्वेज आती है उतने में मैं बोलूंगा, अगर ग्रामेटिकली बहुत ही ठीक है तो आप बोल लीजिए। आपकी हिंदी बहुत मिठास की है सर, इसमें बड़ा मीठापन है। नहीं, मेरा क्या, मेरा हिंदुस्तानी, मैं हिंदी नहीं बोलता ज्यादा, मेरा हिंदुस्तानी है और मैं हिंदुस्तानी हूँ, तो इसीलिए साहब अग्निवीर आपका फेल। और मोदी सरकार के नए कार्यक्रम जो नोटबंदी, उससे कितनी परेशानी हो गई लोगों को, और उसका फिर भी तारीफ करते ही रहते हैं। अरे जो नुकसान हुआ, अगर ठीक नहीं है कार्यक्रम, मान लेने में कोई अपमान नहीं होने वाला है। अगर ठीक नहीं है तो ठीक बोलिए। और जीएसटी, कोविड, ये सब मिसमैनेजमेंट, ये सब आपने किया। उसके बाद ये एक डिटोरिएटेड इकोनॉमिक सिचुएशन, और जो खाई बढ़ते जा रही है, गरीब गरीब बनते जा रहा है, अमीर और अमीर बनते जा रहा है। ये मेरा रिपोर्ट नहीं, ये फिर भी रिपोर्ट पूछते हैं आप, ये ऑक्सफैम की रिपोर्ट है कि टॉप 5% लोगों के पास 62% दौलत है, और वहीं बॉटम के लोगों के पास सिर्फ 3-4% दौलत है। तो आप बताइए साहब, इसको कैसा आप ठीक कर रहे? आपके इस अभिभाषण में तो नहीं है, गरीब को कैसा आप ऊपर ला रहे हैं, लेकिन इन बातों पे आप नहीं करेंगे। कॉर्पोरेट वालों को 30% से 22% कर दिया, और जो जीएसटी देने वाले लोग हैं गरीब, उनको तो कमजोर कर दिए। जो अमीर लोग आज जो बहुत पैसा कमा रहे हैं, वो तो जीएसटी कम देते हैं, तो इसीलिए आप इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा। और एक एससी, एसटी, ओबीसी, इनकी बात बहुत है, और उसमें भी है अपने प्रेसिडेंट के अभिभाषण में
सर, मैं आपको अपील करता हूं, आप थ्रू सरकार को, कॉलेज यूनिवर्सिटीज आप निजीकरण बहुत किए, बहुत से कॉलेजेस आज प्राइवेट दिए, SC, ST, OBC और यहां तक कि मैट्रिक स्कॉलरशिप, मौलाना आजाद फेलोशिप, पढ़ो प्रदेश स्कीम सब बंद हो गए। अरे एजुकेशन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट। नहीं, आप तो हमेशा बंद हुए थे और हो वहीं पर। ये उसूलों के वजह से बंधे हुए नहीं है, आप किसी वजह से बंधे हुए। ठीक। और दूसरी बात, और साहब प्यारा नंबर 26 में आदिवासी बच्चों के लिए एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स की बात कही, लेकिन आज भी मेरे प्रश्न के उत्तर को ही इस सदन में मिला है 41% टीचिंग पोस्ट खाली है। 41। अब वो बच्चे क्या पढ़ेंगे जिनको मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश के टीचर नहीं मिलते, वो बच्चे कैसे आगे आए? तो ये 41% एकलव्य, और आपने तो जिक्र किया है उसका, और मेरा फिर ऑथेंटिसिटी अगर आप पूछेंगे, मेरा अनस्टार्ट क्वेश्चन का रिप्लाई मैं आपके पास दूंगा, और जो रिप्लाई मेरे पास आया अगर वो भी सत्य से दूर है तो मैं कहूंगा कि सदन में ऐसा चल रहा है। सर, आपको लगता नहीं कि यू आर बीइंग अनफेयर टू मी? नो, आई एम नहीं लगता नहीं सर, आई रेस्पेक्ट। एक कानून को मानने वाला व्यक्ति विनम्र तरीके से आपको कुछ चीजें ऑथेंटिकेट करने के लिए कहता है। बोलिए। एलओपी सर, एक टाइम है, ये पूरे नेशनल एसेट्स सब बेचे जा रहे हैं, इसीलिए मैं जेपीसी की मांग किया और उसको प्रधानमंत्री एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि डरते नहीं हूं किसी बात। इसको क्यों डरेंगे? ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के लिए चलने दो, बोलेंगे तो वो मानेंगे। तो आखिरी में एक अमीर गरीब के बारे में और जो आपकी चिंता है, तो उसका मैं समाप्त करूंगा, क्योंकि समय तो मेरा पूरा हाउस में पार्टी का खत्म हो गया है। नहीं, पूरा हाउस में खाए, पूरी पार्टी खत्म हुआ है। तो एक 4 शब्द बोल के, सिर्फ 4 शब्द बोलूंगा, मैं समाप्त करूंगा। नजर नहीं है। सर, मेरे को भी शेर सुनाने की आदत हो गई आपको सुनकर। नहीं सर, नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं। सुनिए, प्लीज लिसन टू द ऑनरेबल एलओपी। ऑनरेबल सर, आप दिलदार हैं सर, शुक्रिया। नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं। नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं। जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटते हैं। वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। बड़ा हसीन है उनकी जबान की जादू। बड़ा हसीन है उनकी जबान की जादू। लगा के आग बाहरों की बात करते हैं। लगा के आग बाहरों की बात करते हैं। मिली कमान तो अटकी नजर खजाने पर। मिली कमान तो अटकी नजर खजाने पर। ये आपके ऊपर में जो चंद दोस्त आपके बना रहे हैं उसके लिए। मिली कमान तो अटकी नजर खजाने पर। नदी सुखाकर किनारों की बात करते हैं। नदी सुखा के किनारों की बात करते हैं। वही गरीब बनाते हैं आम लोगों को। वही गरीब बनाते हैं आम लोगों को।
वही नसीब के मारों की बात करते हैं और वही नसीब के मारों की बात करते हैं। मैं इतना कहते हुए विश्राम लेता हूं। आपने मुझे समय दिया, आपको धन्यवाद। और एक बार ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाना और ये सब घोटाले का बाहर आ जाएगा और दुनिया को ये मालूम होगा साहब हम 3 दिन वेस्ट नहीं करें, हम न्याय के लिए करें। हम जो यहाँ पर आपसे बार बार पूछे, बार बार विनती किए सारी पार्टी के लोग, ये न्याय के लिए किए और न्याय के लिए जेपीसी आप बिठाएंगे ऐसी आशा करते हुए मेरे भाषण को समाप्त करता हूँ। मेरे को भी माननीय खड़गे जी से प्रेरणा मिल गई और मेरे में भी कुछ शायद जाग गया। उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। ये मेरा है, ये आई एम द ऑथर, डोंट बॉदर। और एक बात जो मैंने कही और ऑथेंटिकेशन के लिए क्यों कही, ये संस्कृति नहीं हो सकती कि न खाता न बही, मैं कहूं सो सही, ये नहीं हो सकता। श्री जवाहर सरकार। Mr. Chairman, sir, thank you very much for giving me the honor of speaking on the President's address. The President's address is mooted on one concept of Amrit Kal, we have noticed. So I would like to know from you, sir, and from our other friends, what is this Amrit Kal? Amrit Kal hai kya? Have we crossed Achhe Din? Have we crossed Achhe Din? Or are we still to reach Achhe Din? Year after year, sir, these terms are invented. These terms are invented like Amrit Kal, Azadi Ka Mahotsav, Amrit Mahotsav. ये आज़ादी के अमृत महोत्सव पर मुझे 2 शब्द कहना है कि we were very glad to see those whose genetic ancestors, whose political ancestors did not take part in the Azadi freedom struggle, were celebrating, were condoning, were making... Please, House in order, please. Sir, please, Mr. Nasir Hussain, please go back to your seat. Please, House to be in order. Thank you, sir. As I was saying, Azadi Ka Amrit Mahotsav became a celebration for the atonement of those who had not participated in India's freedom struggle. Those who had not. If you want, I can produce those documents. Now, talking of the other one, Achhe Din. Please. भाई साहब, प्लीज एक माननीय सदस्यगण, मैं आग्रह करता हूं आपसे माननीय, प्लीज सर, कृपया सदन में शांति बना रखें। माननीय सदस्यगण, प्लीज, माननीय जयराम रमेश जी, प्लीज। हाँ सर, I hope this time is not deducted from my very limited account. Now, we were talking about Achhe Din, Amrit Kal. We were talking about Azadi Ki Amrit Mahotsav. These terms are invented every now and then to distract attention. As I said, Azadi Ki Amrit Mahotsav was celebration, was an atonement by those who did not take part in the national freedom struggle. Aage badhiye, Achhe Din. Sir, I was most expectant, like many other Indians, to be part of the Independence Day of last year, 2022, because several promises were made that would happen by Independence Day 2022. The first promise was farm income will be doubled by 2022 August. Has it happened? I leave it to the wisdom of the House. There was another promise that was repeated and repeated over the social media and the IT cell of a particular party, that we are heading to a $5 trillion economy and that will be complete by 15th August 2022. Sir, we were nowhere near the $5 trillion economy. We were promised that we will ride the bullet train
on 15th August 2022. Sir, only 25% of the work is complete. We were told that there will be electricity in every house on a 24/7 basis by the 15th of August 2022. Whether it has happened or not, I leave it to the House. We were promised that Indian astronauts will be up there in space by that date. I started looking up, but I couldn't find any Indian astronaut. I don't know whether these are promises, whether these are Achhe Din, whether these are part of Amrit. Somebody called them, from their party, called them Jumla. Now, this biggest Jumla was, as you know, that 15 lakhs in everybody's pocket. That is nowhere in the scene. Nowhere has it happened. But the movie that was opposed, Pathan, that represents the essence of plurality, that represents the essence of our oneness, has won through, has secured record earnings. Maybe the 15 lakhs will come from there. Sir, we believe in multiculturalism. We believe in multi-regionalism, looking at the smallest regions. Sir, one appeal that I make on behalf of my party and on behalf of the neglected people of Meghalaya is that Garo and Khasi be placed in the 8th schedule of the Constitution. An official request has been made. I repeat it. Now, coming back to the President's address, I repeat, I draw sustenance from paras 9, 10, 13, where discussion has been centered on corruption. As you can guess, the most live issue of corruption now is about a particular conglomerate. Now, enough has been spoken about that issue, but the only thing that I would like to highlight is the role of the regulatory authorities. Sir, I have observed the regulatory authorities and the civil service, the way the regulatory authorities collapsed in the face of hard facts when Adani Green Energy's share value shot up by 5,500% in 2 years, 2.5 years. No regulator, SEBI, did look the other way around. At every point of time, the Reserve Bank has failed us. At every point of time during this economic scam, the DRI has failed us. Of course, DRI did take some steps, to be correct, but certainly not consummate with the steps that should have been taken. The most glaring example of missing in action was the Enforcement Directorate and the PMLA. They were so busy raiding the opposition that they didn't find time to look at one of the biggest scams in the history of India. Our party has supported the claim to send this to a JPC. There is no point in discussing it in the House, but we would go one step higher, sir, and we should place forward a demand for a Supreme Court monitored inquiry. A Supreme Court monitored inquiry, time-bound, will be perhaps even a stronger way of ensuring that we are taken seriously. The whole House is taken seriously. Sir, this report mentions about poverty. But poverty, what poverty are you talking about? I mean, I'm unable to understand. Because the entire basis is a report, that's the Consumer Expenditure Survey that was done last in 2011-12, before this government came, 11 years ago. In the last 11 years, or rather 9 years of this government, they did not undertake any consumer expenditure survey. One report that came out in 17-18, they took it off the website because it showed an uncharitable picture of this government. We repeat that the final consumer expenditure survey that is finally happening should be put out in the public domain as soon as possible, so we know whether India's poor constitute 8 crores or more. Sir, the Prime Minister and others have said with a lot of pride that we have been giving free food to 81 crores. 81 crores Hindustanis are lining up for free food grades, and nobody can remove it now. Does it mean that 81 crores out of 240 crores are poor? You revise your lines of poverty. You revise your norms of poverty. But come forward with facts. Come forward with facts. And in tackling poverty,
as everyone knows, it's popular schemes like Narega and others that help. But Narega has been slashed from 111 crores to 89 crores last year, and to 60 crores. And out of this, West Bengal has been selected out maliciously for complete stoppage of Narega. You should come to Bengal to see how welfare schemes are conducted. Without the success of such schemes, we could not have resisted the massive onslaught that was thrown at us in 2021. With all the power of state and all the wealth that was possible, the people of Bengal rejected it with a 48% majority because of welfare schemes. Do take the trouble to come to Bengal for learning how to conduct welfare schemes. So one point I would like to draw the attention of my friends on both sides, that is very soon we'll move to Parliament House, a new Parliament building. Not 1 minute's discussion has been held with the users of Parliament. I have some insight because for the last 1.5 years I have been pursuing it with the minister concerned who gives minister-type answers. Not one consultation has been held. We do not know what facilities are there. I inquired, they said, no, we don't have State Bank. Aapko State Bank ya banking ke liye baar whose building says building karna hai. This space has been utilized for grand halls far beyond our requirement in the near future. And I see a plan behind these large halls. And you know that, sir. As it is, 50% of the members are outside in the lobby and doing their other important thing. So when the camera pans at this house, it looks half empty, as it is even now. But if the hall is made 1.5 times more, the TV camera will show that the honourable MPs do not take the house seriously. It is part of the narrative that Parliament is not required. Parliament has to be belittled. And in one state, Assembly, I'm talking of the state of Gujarat, Assembly sittings were reduced to 29 days in a year. Our is some similar grand plan of belittling the legislature also on in the national Parliament. Secondly, sir, why did we talk of consultation? It is not only facilities. Look at the building. Look at the grandeur of this building. That has lotuses, that has all Indian symbols all around. And you see that triangular buildings store. You won't get the same gravitas. You won't get the same splendor. There is, at every point of time, an aesthetics has been cast upon us that will be, the aesthetic will remain as a permanent memory of poor art. And this has been done by an architect specially chosen from Gujarat, who's taking 250 crores. 250 crores for advising on a completely unaesthetic building. We come to health, sir, because that is another point that has been repeatedly mentioned. Ayushman Bharat has saved 80,000 crores. I have gone through the entire health expenditure budget and find this is almost 100% of the budget. Where do they give these figures from? Where do they obtain? If the officers are misleading them, then let them question, where do you get such figures? You talk of 9,000 kendras. Sir, one kendra for 155 lakh people. And you are mentioning that proudly in your report. 155 lakh people will go to one store. Sir, is par dimag lagaiye, koi na koi dimag conclude lagaiye. now. Sir, 1 minute more, because 1 minute more only. The total is, our health expenditure total is just 3.6% of the GDP. I couldn't help mentioning. And the Western world has 12 to 19%. China has 5.5%. Mexico has 6%. And we are half. We should hang our heads in collective shame that we have not been able to look after the health sector the way we should have looked after it. So I thank you for the time given. Thank you, Manya Jawahar Sarkar ji. Honorable N.R. Elango, please. Honorable Deputy Chairman, I thank you for the opportunity given to me to speak on the Honorable President's address. Sir, the special address of the Honorable President is to inform the Parliament of the causes of the summons as per Article 87 of the Constitution of India.
it is always expected to inform the Parliament that the causes of the summons, namely what the government was doing the last year and what it is going to do the next year. But I could see from the presidential address that what they were doing for the all 9 years and what is that they are visualizing for the next 25 years has been given, but not the causes of summons has been addressed in the presidential address. Sir, great Thiruvallur said, "Eppurul ettanmayadu aginum, appurul meipurul kaanpadu arivu," which means the mark of wisdom is to see the reality behind everything. With that vision, when I saw the presidential address, I want to make some mention about 3 or 4 points. Democracy and federalism has been dealt in paragraph 79. And I quote, "India's democracy was prosperous, strong, and will continue to be stronger in the future." In paragraph 79 it is said. Sir, the true federalism in real spirit and substance and not in ornamental form would be seed for vibrant democracy. Democracy have to be practiced, not to be preached, sir. Where all democracy has been violated, I can quote, "Union shall not attempt centralization and should envisage decentralization by permitting the states to exercise powers of legislation and executive. The representative of the union government in the state should act as a catalyst, and their deed should not be against the legislative democracy of the state. Delegation of power to state should be real, and colorable intervention by the union would be destructive of the constitutional mandate of federalism. However, states' contribution to the development in various fields should be recognized and appreciated by the union for the sustained cooperation and federalism between the union and states." Sir, for instance, Tamil Nadu government, Legislative Assembly passed a bill on NEET, and it was sent to the assent of the President. But for the best reasons known to them, the bill is kept in the cold storage for a long time. That bill has not been approved, and various reasons are given by the union in not approving the bill. The governor of the state of Tamil Nadu is not giving his assent on most important bills of the state, namely banning of online lottery and certain bills with respect to the university. The assent neither denied nor returned, the bills are neither assented to or not returned to the Legislative Assembly, kept in the cold storage. This is not only happening in Tamil Nadu, sir. This is happening in Telangana, this is happening in Kerala. How then you talk about democracy and federalism? You have to practice democracy, not only preach the words. Sir, the judiciary is concerned. Fair and independent judiciary is the hallmark of the civilized society. And it's common knowledge that the law declared by the Honorable Supreme Court is the law of the land under Article 141 of the Constitution. Sir, Article 50 is given a complete go-by, and we are in the recent past hearing the highly placed executives are making certain remarks against the collegium system and the basic structure propounded by the Supreme Court. In fact, the basic structure is not propounded by the Supreme Court in Kesavananda Bharati. The basic structure is inbuilt in the Constitution. And making some observations about the judgments of the Supreme Court, we have to respect the judiciary, and that is not being done. Article 50 is being violated. That separation of power is being completely violated by this government. And sir, the collegium is concerned. Twice we passed the NJAC bill, and it was struck down by the Supreme Court by a recent judgment. If you have any objection to those judgments, you have to pass a new bill which can be acceptable by the Supreme Court. But making comments on the collegium system is not good for the democracy. And we are also saying that there is cherry picking in the appointment of judges. Collegium is recommending few names, and union government is cherry picking few names and passing the orders and keeping the other names under the cold storage without assigning any reason and without any authority to do that. This is very unacceptable in the democracy, sir. This have to be replied by the government.
Sir, one more affront to the democracy is all these schemes by the union government are named in Hindi. We are not able to understand the name or the intention behind the schemes. With all this, I say the union government is not practicing the democracy. They are not governing with the democracy. As far as the corruption is concerned, at paragraph 9, it is said by the presidential address that an effective system has also been put in place to end practice of favoritism and corruption in the government machinery. Sir, you know, the people of India know that in 2018, this government has almost neutralized the corruption law. There are few provisions which were in vogue. In 1988 Act, you have removed them and decriminalized most of the acts of the corruption. And naturally, corruption will come down, sir. Now, take 13(1)(d). There were two good provisions. The 13(1)(d) has been completely wiped off. And you say now the corruption has been brought down. Yesterday, when Mr. Thambidurai was speaking, he said about something, the cases which were ended up in acquittal. But it is only during the ADMK rule. Tamil Nadu, not only Tamil Nadu, Kodinadu was also looted. Please, please. It is not a state subject, sir. We'll see, yes, please. We'll see. Right, we'll see. We'll see. We'll see. Please. Please, please. Sir, I have only 2 minutes. Please take your subject. Please speak on the subject. Sir, in you know he paragraph will not be raising a state subject. Please. Sir. Yes, we'll see. We'll see. Please. Sir, in paragraph 2, the presidential address says about a Bharat which has no poverty and where the middle class is also prosperous. Everywhere they say Bharat when they are talking about the future. The discriminate use of the term Bharat vis-a-vis India stirs a speculation in the minds of the general public that a subtle design is envisaged by the Union to proclaim India in future as Bharat, which will prove to be fatal for the existence of the unity and diversity of this great nation, India. Sir, there is a Ekaleva model schools, about 400 has been opened. We are very happy to know about that Ekaleva model schools. I only hope and believe that this government, by not providing job opportunities to those students, taking the thumbs of those students like Dronacharya. They have to give job opportunities to them. Sir, while coming to the women empowerment, today in Tamil Nadu, our Honorable Chief Minister, Thiru Muthuvel Karunanidhi Stalin, is inaugurating the second phase of Pudumai Pen scheme, which is otherwise known as a modern girl or a revolutionary girl. Muvalo Ramamritam Ammayar Higher Education Assistance Scheme is being in vogue in Tamil Nadu. The government of Tamil Nadu has launched this scheme to enhance the enrollment ratio of girls from government schools to higher education institutions. Through this scheme, the financial assistance of 100,000 rupees per month will be provided to the girls till their completion of UG degree, diploma, ITA, or any other recognized course. This incentive amount under this scheme will be dispersed directly into their students' account. This is called Dravidian model, which is better than any other model, sir. Such as socially progressive schemes have not been introduced by the union for the better and prosperous life of the girl children. 1 more minute, sir. Sir, as far as the observations of Prakash Javadekar yesterday, that the artifacts which are available in the other countries will be brought back to the India. I have a request to the government that a detailed report on Kiradi excavations has been submitted to the ASI on 30th of January 23. One more minute, sir. Please, Mr. Amarnath, I request the government to publish and make it a public document, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Manya Sanjay Singh, absent.
माननीय मानस रंजन मंगराज, माननीय निरंजन विसी जी, प्लीज। Thank you, Honorable Vice Chairman, sir. I stand here to support the motion of thanks on the speech delivered by the Honorable Vice President, Honorable President of India, the first tribal woman president, who is proud of tribals of India. However, I, on behalf of my party BJD for the development of tribals of Odisha, want to highlight some important issue concerned to my state of Odisha and demand attention of the central government on these important issues of Odisha. Firstly, inclusion of 169 tribal groups or parts of such tribes pertaining to Odisha, as recommended by our Honorable Chief Minister Sri Naveen Patnaik ji. The left out scheduled tribes are Sohora, Tamadia, Bhanjapurana, Kolanga, Paharia, Jhodia, Mankidia, Durua, Chuktia, Bhanja, Paudia, Bhanja, Amanatia, Beldargond, Budu Kondho, Buda Sabara, Bhakta, Boigodaba, Berenga, Jhodia, Paraja, Cheranga Kolo, Champua Komaro. Such type of 100 of tribal communities. These communities proposed for inclusion are actually subsets or phonetic variation of the name of the existing ST communities, but are still deprived of the benefit availed by ST with similar tribal characteristics residing in different parts of the state, who have since been notified as ST. Inclusion of the left out communities will give them their much needed recognition as scheduled tribe and ensure them social justice in accordance with the provision of the Constitution of India. Secondly, sir, withdrawal of 18% GST on Kenduli, our Honorable Chief Minister of Odisha, Sri Naveen Patnaik, has been demanding to withdraw 18% GST on Kenduli in the greater interest of the state of Odisha, as more than 8 lakhs poor tribal people associated with the trade are getting affected. The tribal people collect the leaves as part of their right defined under scheduled tribe and other traditional forest dweller recognition of Forest Act 2006. The imposition of GST of 18% on Kenduli is adversely affecting the trade. This in turn affects the livelihood of Kenduli pluckers, binders, and seasonal workers, and the implementation of the social security and welfare scheme for them. In the interest of the livelihood of the community, it is urged upon to withdraw the imposition of GST on Kenduli for the greater interest of the state of Odisha. Thirdly, inclusion of tribal languages in the 8th schedule of the Constitution of India. Odisha has the third largest tribal population in the country. As per census 2011, 40% of the population in Odisha belong to scheduled tribe and scheduled caste communities. The state is home to 13 PBTG groups. Language remains a huge obstacle for the attainment of education for tribal children. Learning should necessarily also consider the pertinence of each medium of instruction for different linguistic and cultural backgrounds. Government should focus on developing multilingual pedagogic instruments, teaching learning materials in the local dialect, considering the tribal socio-cultural surroundings. Odisha's language continues to be disregarded. We demand that the tribal language like Ho, Bhumij, and Mundari be included in the 8th schedule of the Constitution of India. Fourthly, the tribal subplan, TSP, and KBK project should be restored and budget provision should be made for development of tribals of Odisha. मैं केंद्र सरकार से ये भी जो कि हमारा महामहिम राष्ट्रपति जी है, हमारा उड़ीसा की, हमारा आदिवासी देश की गर्व और गौरव है, भारत की और सारा दुनिया की आदिवासी की वो गर्व और गौरव है। और हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री नवीन पटनायक जी सपोर्ट किए, तो उसके जो फर्स्ट भारत आज़ादी की अमृत महोत्सव के काल में जो हमारे जॉइंट सेशन में जो भाषण दिए, अभिभाषण दिए, वो सारे दुनिया के लिए, सारे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा गर्व और गौरव की बात है। और हमारे सारे विश्व के 50 करोड़ आदिवासी के लिए बहुत बड़ा गौरव की बात है। तो हमारे आदिवासी के जो विकास के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक, अर्थनैतिक विकास के लिए केंद्र सरकार ध्यान दें, आदिवासी का विकास के लिए। और हमारा आदिवासी का जो शिक्षा क्षेत्र में हम
पिछड़े हैं सारे देश में। आदिवासी का परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन 8.5 है, लेकिन 7.5% रिजर्वेशन मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब में, तो उसको भी 8.5% करना चाहिए। जैसे हमारा नवीन पटनायक जी ने उड़ीसा में 22.5% एजुकेशन में रिजर्वेशन किए हैं, एम्प्लॉयमेंट में 23.5% रिजर्वेशन किए हैं, महिलाओं के लिए 50% रिजर्वेशन किए हैं, और इलेक्टिव पोस्ट में भी 23.5% रिजर्वेशन किए हैं फॉर शेड्यूल ट्राइब। ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट भी जहां मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है, और ट्राइबल के अफेयर्स के लिए, ट्राइबल के डेवलपमेंट के लिए सब डेवलपमेंटल जो स्कीम है, प्रोजेक्ट्स हैं, KBK स्कीम था, ट्राइबल सब प्लान था, सोशल शेड्यूल कास्ट सब प्लान था, वो सबको रजिस्टर करेंगे तो बहुत शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का डेवलपमेंट होगा। तो आई विल conclude by saying that fruits of development are to be shared equitably, but the focus should be on weaker section, particularly scheduled tribe and scheduled caste of the society on economic criteria. Thank you, sir. Thank you. Dr. K. Kesar Rao, not present. Professor Manoj Kumar Jha. शुक्रिया सर, शुक्रिया उपसभापति महोदय। जया जी हैं यहाँ। प्लीज प्लीज। नहीं, एक संदर्भ था इसलिए आप ही से कह रहा हूँ सर कि एक फिल्म थी कभी कभी, उसमें एक शाहिर की बड़ी अच्छी लाइन थी, कभी कभी मेरे दिल में एक ख्याल आता है। तो बाकी जो आगे है वो नहीं कहूँगा क्योंकि संदर्भ दूसरा है, लेकिन कभी कभी मेरे एक दिल में एक ख्याल आता है कि राजनीतिक जिंदगी में अगर हमारी महामहिम राष्ट्रपति खुद से अपना स्पीच लिखने लगे, अभिभाषण, तो शायद ये स्तुति गान ना होता जो इतने पन्नों का मिला है। अब ये कब होगा सर? ये हमेशा से होता रहा होगा, लेकिन कई चीजें जो हमेशा से होती रही हैं वो अच्छी हो ये आवश्यक नहीं है। क्यों सर? क्योंकि जमीन की हकीकत और अभिभाषण के तथ्य मेल नहीं खाते हैं सर, और ये चिंता का विषय है। मसलन मैं शुरुआत करूं एक छोटी सी चीज से। पैरा 2 कहता है स्थिर सरकार। अरे समाज अस्थिर है तो स्थिर सरकार का क्या करें? उस ऑर्केस्ट्रा में जाकर के हम भी गाना गाएं। समाज में अस्थिरता के लक्षण जहां चले जाइए, क्षेत्रीय आधार पर, धर्म के आधार पर, जातिगत विषमता के आधार पर इतनी अस्थिरता है और हम स्थिर सरकार का महिमा मंडन करें। सर, स्थिर सरकार वो होती है जो समाज में अस्थिरता पैदा ना होने दे। यहां उल्टा मामला है, ये चिंता का विषय है। इसकी अभिव्यक्ति माननीय राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण में नहीं होती है। सर, 370 का जिक्र आया। 370 के जिक्र को मैं, धन्यवाद सभापति महोदय, 370 के जिक्र को मैं थोड़ा चाहता हूं कि एक व्यापक कैनवास पे लें। आजकल ऑथेंटिकेशन की बहुत बात होती है। सर, मैं पूरी की पूरी किताब लेके आया। कश्मीर आफ्टर 370 अनुराधा भसीन जी ने लिखी है, कश्मीर टाइम्स की एडिटर रही है। सर, लगातार खबरें आ रही हैं, आप कहते हैं कि नॉर्मैलिसी है। सर, दिल्ली के दरबार से नॉर्मैलिसी बोलना और कश्मीर में जाकर के उस नॉर्मैलिसी को महसूस करना, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। सर, महीनों से वहां बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, कहा जा रहा है सरकारी जमीन से अतिक्रमण घट रहा, लेकिन सर लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं बिना नोटिस के। मैं बार बार कहता हूं माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से, सर कश्मीर को जमीन का टुकड़ा ना समझा जाए। जिंदा लोग बसते हैं। जब तक कश्मीरियों का दिल नहीं जीतोगे, कश्मीर का दिल कभी नहीं जीत पाओगे, चाहे आप लाख कोशिश कर लें। सर, भ्रष्टाचार के बारे में भी कहा गया, तो सर मैं तो सोच के आया था कि ऐसी कोई बात ही नहीं बोलूंगा। अचानक आपको देखा और आप आए, बीच में प्रवेश की, एक कहानी याद आई। एक राजा को तोतों का बड़ा शौक था, कारोबारी तोते रखते थे राजा साहब, तोते का बड़ा शौक था। नहीं, आप बताइए, मुझे देखते ही आपको भ्रष्टाचार की क्यों याद आ गई? नहीं सर, भ्रष्टाचार की नहीं, राजा की याद आ गई। इसको क्लैरिफाई कीजिए। सर, राजा की याद आई। We have a distinguished member here from the same fraternity. सर राजा की याद आई। सर
सर, तो कई तोते थे उसके पास, लेकिन अचानक उसका स्नेह एक खास तोते के लिए काफी हो गया। गौतमी प्रवृत्ति का तोता था, तो सबको चांदी और स्टील की कटोरी मिली, उस तोते को कनक कटोरी मिली। और तोते से राजा सलाह बहुत लिया करते थे, और तोता सलाह भी देता था, भूत भी ठीक करता था, भविष्य की बात भी करता था। एक दिन उस तोते के बारे में कोई अनुसंधान आ गया पड़ोस से। उस अनुसंधान के बाद तोता थोड़ा बीमार रहने लगा। अब उस बीमार तोते की वजह से राजा ने भी खाना पीना छोड़ दिया। लेकिन उस तोते का एक और भाई था जो विनोदी स्वभाव का था। अब उसने फूल नाम की एक कंपनी और एक हाँ बैंक हुआ करता था। हाँ बैंक के 48,000 करोड़ उस तोते ने 1303 करोड़ में केमन आइलैंड पे दे दिया। ये प्राचीन काल की बात है। तो तोता और राजा की कहानी में पिक्चर अभी बाकी है, शेष अगले अंक में, संभवतः बजट में। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर विशुद्ध राजनीतिकरण होता है, राजनीतिकरण होनी भी चाहिए। लेकिन सर 2018 से लेकर अब तक जब अभिभाषण में आप कंटेंट एनालिसिस करो तो 43 बार 2014 का जिक्र होता है। सर इतना तो 1947 का जिक्र नहीं होता जब हम आजाद हुए थे। 2014, ये कौन से इतिहास की समझ विकसित कर रहे हैं कि 2014 से पूर्व इस देश में अंधेरा था और 24 में अगर कुछ और हो गया तो देश में सन्नाटा हो जाएगा। सर शून्य और सन्नाटे के बीच में सर मैं माननीय सभापति महोदय, टॉलरेंस 1952 में बाबू राजेंद्र प्रसाद, एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है कि 2014 की खासियत क्या है। आई वॉज इलेक्टेड टू पार्लियामेंट इन 89। तो एक सेकेंड, लेट्स बी लिटिल डेकोरस। हाँ, बी लिटिल डेकोरस। These snipe swords should not be there. They don't give any dignity to anyone in the house. So we started a decade in 90s. So we used to have MPs, ex-MPs. But there was a new breed during 90s, ex-MPs, AXED. They couldn't complete their term. 9th Lok Sabha was there. Then thereafter we had that situation when we had Indra Kumar Gujral ji, S.D. Devgowda ji, and also Atal Bihari Vajpayee ji for 2 terms. So that particular phase of 30 years where the country had coalition governance came to an end in 2014. That was the reason. Sir, एक सेकंड, sir, जयराम जी, अच्छा, I said AXED. सर, माननीय सभापति महोदय, मेरे वक्त वैसे भी हम लोगों का अच्छा वक्त नहीं चल रहा है, तो मेरे वक्त में 2 मिनट का इजाफा कर दीजिएगा। एक स्पीकर हमारे और होंगे, संभव उनका कट जाएगा। सर प्लीज, मैं क्यों कह रहा था, आप मेरे भावार्थ को नहीं समझे। 2014 सर, इतिहास बोध 2014 से नहीं होगा। फिर क्या कहेंगे 47 में? हम पहली आजादी की वर्षगांठ हमने 48 में मनाई थी सर, तब तक बापू को खो चुके थे। हाँ, आज 75वें वर्ष में इस तथाकथित अमृतकाल में मैं ये देख रहा हूं कि गांधी की हत्या करने वालों का महिमा मंडन हो जाता है। ये भी है, ये है। इसके लिए 2014 चिंता का विषय था। और कोई नहीं, प्रधानमंत्री डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है, कौन विरोध करेगा? लेकिन डेमोक्रेसी में कई एनोमलीज आ रही हैं, विसंगतियां आ रही हैं, उनका जिक्र ना करूं तो पार्लियामेंट फिर किस बात की? सर, राजेंद्र बाबू तक टॉलरेंस की बड़ी बात हुई, उनसे लेकर के सहिष्णुता की बात हुई। अब सहिष्णुता शब्द गायब है अभिभाषण से। क्या नहीं चाहिए हमें सहिष्णुता? क्या हम नहीं देख रहे हैं कि हमारे समाज में कटीली दीवारें लगाई जा रही है कौमों के बीच में? बुलडोजर प्रतीक बनता जा रहा है उत्पीड़न का, माइनॉरिटी राइट्स के हनन का। ऐसे दौर में सर, ऐसे दौर में टॉलरेंस शब्द का बार बार उठान होना, बयान होना यह आवश्यक था। टॉलरेंस शब्द को दूर करके you are appearing basically as an intolerant government which is not in the grain of Indian democracy. अग्निवीर का जिक्र हुआ सर। अग्निवीर, कभी युवाओं से पूछिए कि पूरी जिंदगी जो तुम ये तैयारी कर रहे हो सिर्फ 4 वर्ष के लिए। सर हम सब, मैं नौकरी में हूं सर, मैं नौकरी में हूं, इसलिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन की गारंटी है सर।
गारंटी है। ये कौन सा निजाम कर रहे हैं सर इस देश में? मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूं कि ये क्या है। ये तो लॉलीपॉप भी नहीं है, ये जहरीला फल है जो समाज में है। कभी उन युवाओं से पूछिएगा कि उनको ये 4 वर्ष वाले आइडिया का वो क्या सोचते हैं। सर लगातार फॉरेन पॉलिसी पर भी मैं देख रहा हूं अभिभाषण चुप सा होता जा रहा है। फॉरेन पॉलिसी पर बात नहीं होती। सेना की सुप्रीम कमांडर है हमारी राष्ट्रपति जी। सेना के सुप्रीम कमांडर को क्या यह अंदेशा नहीं है कि चाइना के बॉर्डर पर हालात उचित नहीं है? मैं माननीय रक्षा मंत्री के बयानों को सुनता हूं तो चिंता होती है, लेकिन डिनायल है, डिनायल है सरकार की तरफ से। एक पड़ोसी के लिए तो लाल आंख निकाल देते हैं, दूसरे पड़ोसी के नाम पर आप चुप हो जाते हैं। Honorable member, security is a very sensitive subject, and you are a professor. We expect such a subject to be taken up very seriously, and let it not be usual discourse. Go ahead. Sir, I am a student of political science and history. In 1962, when India was at war with China, we had debated that in this parliament. Sir, national security, definition of national security is not the core prerogative of the ruling party. We are equally concerned. और मैं तो कहूंगा कि तराजू उठा लो ना भाई, आविष्कार करवा लो किसके अंदर कितना पेट्रियोटिज्म है, पता चल जाएगा हकीकत क्या है और फसाना क्या है, अफसाना क्या है। ये मैं कहना चाहता था। सर लगातार बीते वर्षों में अगर मैं कहूं फिलिस्तीन का जिक्र हुआ करता था। हमारे सारे प्रेसिडेंट वाजपेयी जी के टाइम तक फिलिस्तीन पे चुप हो गए। काहे को? क्या वजह है? क्या हम अपनी विदेश नीति में ये ताकत नहीं पैदा कर सकते कि ऑपरेस्ट कम्युनिटी एनीवेयर इज आवर शैल हैव आवर कंसर्न? कितना बदल गए हम सर। मैं जानता हूं हिंदुस्तान के नजरिए से देखिए, लेकिन हिंदुस्तान की नजर मत बदलवाइए। जो 47 में नींव रखी गई थी उस नींव को मत हिलाइए। उस नींव को हिला दीजिएगा तो पार्लियामेंट की बिल्डिंग भी ढा ढा के गिर जाएगी। ये चिंता का विषय है सर। जुडिशियरी, उसके बारे में भी जिक्र था। जुडिशियरी पर आजकल मैं देख रहा हूं 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम के हिसाब से बयान आते रहते हैं सरकार की ओर से। साहब हम सब जानते हैं कि जुडिशियरी में रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। हमारा दल राष्ट्रीय जनता दल और हमारे नेता लगातार कहते रहे कि वंचित समाज SC ST OBC का जब तक प्रतिनिधित्व नहीं होगा न्यायपालिका और न्यायालय दूर रहेंगे हमसे। लेकिन सर मामला बेसिक स्ट्रक्चर पर आ गया और बयान ऐसे आ रहे हैं जिनको ना मौलिक की समझ न संरचना की समझ। बेसिक स्ट्रक्चर पर मैं तो और किसी को नहीं कहूंगा, आप आडवाणी जी को देख लीजिए, उनको पढ़ लीजिए, पता चल जाएगा। माननीय प्रेसिडेंट साहिबा के बयान में जातिगत बहुत बातें हुई, SC ST OBC। सर पूरे देश में एक लहर चल रही है जातिगत जनगणना की। आपके भी लोग अब बोलने लगे हैं सत्ता पक्ष के। सर मैं 12वें मिनट पे खत्म कर दूंगा, हालांकि 2 मिनट आपको जोड़ना भी था सर, माफी के साथ। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा सर कि जातिगत जनगणना के लिए सरकार आपका कोई नुकसान नहीं होगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं थोड़ा फायदा होगा। हकीकत देखिए कौन कहां खड़ा है, इसलिए बिहार में हम सर्वेक्षण करवा रहे हैं। प्रेरणा लीजिए ताकि जिनका हक जो वंचित रहे हैं। अब ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट अक्सर आता है, नाम बदलो नाम बदलो। डेली पार्लियामेंट के बाहर कोई पूछता है आज वो फलाना का नाम बदल रहा है। मैंने कहा यार पीस मिल में क्यों करते हो, खुदरा खुदरा कर रहे हो, थोक में करो, थोक में करो। अभी मंत्रिमंडल का विस्तार शायद होगा, एक मंत्रिमंडल बनाओ, नाम बदलो मंत्रालय, एक साथ बैठ करके एक बार में हिसाब कर दो। अरे साहब नाम बदलने से इतिहास बदलता ना, तो नाम बदलने वाले खुद बदल गए, इतिहास नहीं बदला। हड़प्पा की सभ्यता से लेकर जो कुछ आज तक हुआ इस मुल्क में वो हमारी धमनियों में है, किसी को कमतर मत दिखाइए। और रही बात मुगलों की, आपके अंदर तो एक बहुत बड़ा मुगल है, वो भी बिल्डिंग बनाने का शौकीन था, अभी बहुत शौकीन है। खैर एनीवे सर, मैं आखिरी टिप्पणी ये करूंगा आपके समक्ष सर, बिना नाम बताए बता रहा हूं। हम सबल केंद्र चाहते हैं, लेकिन केंद्र की सबलता संविधान से आती है, किसी दल के सत्ता पर एक अधिकार से नहीं आती। यदि केंद्र का व्यवहार न्यायपूर्ण नहीं रहा, यदि दलगत आधार पर प्रदेशों के साथ भेदभाव
या पक्षपात किया गया तो प्रदेशों में केंद्र विरोधी भावनाएं जन्म लेंगी। मैं नहीं सर, अटल जी 74 का भाषण। बस सर आखिरी, कुछ मित्रों ने इसे अनावश्यक कर्मकांड यानी इस बहस को कर्मकांड का, मुझे तो यह सारा दृश्य प्रहसन सा प्रतीत होता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण ही नहीं, इस पर होने वाली यह चर्चा करने वाला यह सदन, यह संसद कुछ अर्थों में बेमानी, व्यर्थ, जनजीवन से कटा हुआ, मैं नहीं अटल जी, ये हमारे लिए आईना होना चाहिए। सर आखिरी सर, जय हिंद तो बोलने दीजिए सर, जय हिंद बोल देने दीजिए, 2 मिनट मेरा जोड़ना भी है आपका। सर मैं सिर्फ ये कहूंगा, जय हिंद बोलने से पहले सर ये अवसर होते हैं, सदन में जितने लोग हैं मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन लोकतंत्र नहीं बचेगा ना सर, तो सिर्फ अगर तंत्र बच गया तो कुछ बचेगा नहीं। जय हिंद सर, शुक्रिया बहुत बहुत। और आपके मन में कभी कभी ख्याल आता है वो बाकी चेंबर में बताइए। जी सर। श्री विकास रंजन भट्टाचार्य। Good Chairman, sir, for giving me this opportunity to deliberate on the speeches of the Honorable President of India. I offer my thanks to the Honorable President of India, but I really cannot offer any thanks or give any credence to the speeches which he has made. If you kindly go through the entire speech and in line between, you will find this is not the speech which reflects the Indian constitutional ethos or constitutional morality. It really reflects the idea of Hinduism. It reflects the basic idea of BJP, who wants to really establish a Hindu Rashtra following the RSS guideline without implementing the Indian constitutional goal. This is based on misrepresentation of ideas and facts. You see, it is said that the Rajpath is now Kartabya Path because Rajpath is the symbol of colonialism. I don't know where from do they get this fact. During the colonial period, it was King's Way and Queen's Way. That had been changed to Janapath and Rajpath. Raj is not a colonial word. The Raj is a concept which is available in Indian cultural history. Now, you want to take a false credit and try to pose as anti-colonial, though your history to fight the colonial government is very poor. Now again you find throughout this speech there are references of many scholars, but unfortunately we, being the country of multicultural heritage, we have the heritage of different ideas, but this speech only contains the ideas of Hindu leaders, Hindu seers. What do you mean to communicate? Do you want to keep the country united on the constitutional principle? Or your intention is to divide the country on the religious line, which is the practice now being followed by the government, unfortunately. You see, you have a false claim. I don't know who had advised the Honorable President to make this statement. Triple Talaq. Triple Talaq was the contribution of the Honorable Supreme Court of India. Honorable Supreme Court of India had declared this unconstitutional. The government doesn't have any credit to this. They were bound to make a law after the declaration of the law made by the Honorable Supreme Court. But here it is said the government has the credit of abrogation of Article 370 to Triple Talaq. Why this false information you want to communicate to the country through the President of India? Now you say we have poverty eradication. Kindly see, the Constitution wants the scientific temper. And here you are really trying to communicate most unauthentic, unscientific idea. Poverty does not bring illness. It says poverty is illness. For instance, major cause of poverty is illness. Is it right? Or illness is because of poverty? You want to try to put the cart before the horse. You do not want to eradicate poverty, but you want to eradicate illness. This is a wrong concept, by which you cannot neither eradicate poverty nor you take care of illness. And in the name of taking care of illness, you want to take credit the Ayushman Bharat. What the Ayushman Bharat has done? Your claim that 80 crore of people has to be fed with the rice, 5 kg of rice, does it reflect your confidence in the country, economy, or it reflects your weakness? You want to take the credit out of nothing
And the President of India, unfortunately, was made to make these statements. Now can you see how we have destroyed the country, its eco-balance? You claim that our heritage connects to our roots. We Ajodhya Dham, so many dhams. But you do not mention that this Joshimath is sinking because of your unwise decision to construct roads for the purpose of pilgrimage and make it a pilgrim spot. And this sinking of Joshimath is another instance of reflection of your destroying the eco-balance of the country. This eco-balance of the country has to be maintained while you are making construction, not for the purpose of Hindu pilgrimage. Again, I find, you say that is the slave mentality. If the Rajpath is slave mentality, then what would be your discharge of duty to the people of country? You have to discharge Raja Dharma, which you do not do. And Kartavya Path means that you have decided what you will do. And that is reflected through the speeches. That is the Hindu nationalism. Against that, we have been fighting, and we invite all the people to get together. Sir, the strength of a government, I will finish since you have given the bell. Strength of a government lies in its power to face the opposition. The strength of a government lies, if you are an honest government, you should not get scared of any investigation. Now, entire House is demanding JPC to have investigation on a particular corporate affairs. Why do you get scared of it? Sir, from your chair, you will direct the Treasury bench that if you are honest, go for JPC, let there be an investigation, face it. Without this, sir, the presidential address would take us nothing, nowhere. Shri Anil Prasad Hegde. Chairman, sir, I rise to speak on the motion of thanks. First of all, on certain issues, I want to say the government's stated policies and actual actions are in contradiction to each other, sometimes to the point of serious conflict and not just divergence. सरकार का जनहित काम का प्रशंसा होना चाहिए, करेंगे भी. देश में कोई चीज सही नहीं चल रहा हो तो सुधारने के लिए भी सुझाव देंगे. Presidential address says जल जीवन मिशन के तहत 3 वर्षों में करीब 11 करोड़ परिवार पाइप वाटर सप्लाई से जुड़ चुके हैं. इस बात के लिए सरकार बधाई का पात्र है, धन्यवाद देता हूं. वैसे 2015 में बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का नेतृत्व में जो महागठबंधन की सरकार आया था, उस समय जो 7 निश्चय कार्यक्रम के अंतर्गत हर घर नल के जल के योजना बिहार में 2015 में जो लागू हुआ, इस योजना को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र स्तर पर एडॉप्ट किए. ये प्रशंसनीय बात है, लेकिन कुछ चीज में विरोधाभास है. राष्ट्रपति अभिभाषण में बताया गया कि मेरी सरकार के प्रयासों से खादी की बिक्री भी 4 गुना बढ़ी है. सभापति महोदय, आप जानते हैं खादी के मतलब हैंड स्पन एंड हैंड वोवन फैब्रिक, जो हाथ से कताई हुआ सूत से बुनकर जो कपड़ा बुनते हैं, ये खादी होता है. देश में सभापति महोदय 5 स्लाइवर सरकार का 5 स्लाइवर प्लांट्स है. एक बिहार के हाजीपुर में है, एक यूपी के रायबरेली में है, एक मध्य प्रदेश के शोर में है, एक कर्नाटक का चित्रदुर्गा में है, एक केरल का त्रिशूर में है. केवीएसी के अनुसार जो भी ऊनी और टेप्स जो सूत बनाने के लिए जो कताई करने के लिए इसी स्लाइवर पैंट से खरीदने का जरूरी है. यहाँ पर ओपन मार्केट से ये ज्यादा महंगा है सर. खतीन बुनकर और इन लोगों को काम देने वाले स्थानीय संस्थाएं जो है, ये 3 से कोई एक नहीं होने से
खादी कपड़ा नहीं बन सकता है। देश भर में कई प्रदेशों में यह 3 लोगों का हालत बहुत ही खराब है। कतिन लोगों को 1 गुंडी खताई करने के लिए 7.5 रुपए दिया जाता है। मेरे विंटर सेशन में मेरा स्टार्ट क्वेश्चन के लिए सरकार ने का उत्तर में ये बात को माना है और खताई के लिए खतिन को 1 दिन में 10 से 12 गुंडी दिया जाता है और इसके मतलब अधिकतम 75 रुपए से 90 रुपए आमदनी है। लेकिन साल में अधिकांश खतिनों को मुश्किल से 100 से 150 दिन ही काम मिलता है। बुनकर का आमदनी भी न्यूनतम वेतन से कम है। इसके मतलब देश में अधिकांश खतिनों का आमदनी 1 दिन में 40 रुपए से कम है। अधिकांश खादी संस्थाओं के पास पूनी और टेप्स खरीदने के लिए पैसा नहीं है, वर्किंग कैपिटल नहीं है। दिन प्रतिदिन खतिन और बुनकर का संख्या कम होते जा रहा है। जब खतिन और बुनकर कम होते जा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि प्रोडक्शन 4 गुना कैसे बढ़ा है। ऐसे हालत में 2-4 साल में के बाद खतिन और बुनकर दोनों नहीं रहेंगे, तब खादी कपड़ा किस चीज के लिए हम कहेंगे? इन द नियर फ्यूचर when spinners and weavers shall not be available, they will not left, what fabric shall be called khadi? दूसरी बात यह है कि केवीआईसी द्वारा एमएमडीए जो संशोधित बिक्री विपणन सहायता जो दिया जाता है, अधिकांश देश के अधिकांश जगह पे खतिन बुनकर और खादी संस्थाओं को जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक नहीं मिला है। Sir, as I said earlier, the government's stated policies and actual actions are in contradiction to each other. To illustrate my points, I want to give one more example. Sir, in the President's address says, आज भारत में प्रगति के साथ ही प्रकृति का भी संरक्षण करने वाली सरकार है। Sir, while the government is talking about promotion of organic and natural farming on the one hand, and has indeed set aside funds too, like never before, it has also approved genetically modified mustard, which is herbicide tolerant. So whatever clever packaging the government might want to give to GM, genetically modified mustard, by denying that it is herbicide tolerant crop, the reality is that if farmers spray glufosinate on this GM mustard crop, it will tolerate the deadly chemical. Sir, this will increase toxic chemical usage in our farms and residues will increase in our food. This will affect lives and livelihoods of farmers, agricultural workers, beekeepers, honey exporters, as well as organic farmers. Sir, in the year 2009, when the then government gave approval to the BT Brinjal, my party's Chief Minister, Mr. Nitish Kumar, realizing the environmental damage it is going to cause and also it is going to contaminate the desi seeds, he wrote to, my Chief Minister Nitish Kumar wrote to the then Environment Minister Jairam Ramesh. Sir, I congratulate Mr. Jairam Ramesh that listening to the opposition, immediately he held 7 public hearings in different parts of the country, and when he also realized the harm on that tomorrow, incidentally tomorrow being 9th February, on the 9th of February 2010, Jairam Ramesh ordered a moratorium on this. He listened to the opposition, sir. So the government has also not banned many bannable deadly pesticides in the country. It was way back in 2020 that the Registration Committee under the Insecticides Act 1968 recommended that 27 very hazardous pesticides be banned in India. There has been no action so far on these and other deadly chemicals. With each passing day of inaction, our environment and food chain is unnecessarily being subjected to hazards
of these chemicals, while such pesticides are also causing acute poisoning and other toxicity to citizens. Sir, chemically propped up food fortification schemes are receiving massive support and promotion. There has been no initiative to support conservation and distribution of traditional varieties of seeds, which are not only nutritious but will provide adaptation capacity in the age of climate change and support the natural farming initiatives. I urge the government to look into this matter too. Sir, I have pointed out the contradictions. Sir, on the question of GM crops, Jairam Ramesh and the then UPA listened to Nitish Kumar and the opposition and the civil society. Today, on this issue, I urge the government at least to listen to your own organizations, the Bharatiya Kisan Sangh, who have protested at the Ramlila Maidan on this issue during the winter session, and the Swadeshi Jagran Manch. Sir, elections in Nagaland are going on. Nagaland, in the 2018 election, the present ruling government, of which the BJP is a partner, had said the election for solution. So far, the solution has not come. Thank you. Shri Ghulam Ali, maiden speech. Chairman sir, मैं जम्मू कश्मीर से आता हूं और जम्मू कश्मीर के बारे में और देश के बारे में बहुत कुछ यहाँ डिस्कस हुआ है। देश के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के मोशन ऑफ थैंक्स पे बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। मैं बड़े ध्यान से स्पीचेस सीनियर जो ऑनरेबल मेंबर्स हैं सुनता हूं, लेकिन दुख हुआ कल कि प्रेसिडेंट के लिए भी कुछ अल्फाज अच्छे नहीं इस्तेमाल हुए। थोड़ा दुख हुआ क्योंकि वही कम्युनिटी जानती है, जिस कम्युनिटी से, जिस ट्राइब से वो दे कैन फील फॉर देयर कम्युनिटी और एक फख्र महसूस करते हैं। जहां तक देश तभी चल पाता है जब देश की सुरक्षा जो है, सिक्योरिटी जो है, वो मजबूत हो और उन हाथों में हो जो देश की जो एक कन्विक्शन रखते हैं और एक मजबूती के साथ इस अर्थ पे, इस भारत को एक मजबूत ताकत की एक नियत रखते हैं। कई बार पिछले 30 सालों में जो कश्मीर में जो पाकिस्तान की तरफ से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो, जहां हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की को मार्टियर्स किया हो, या सिविलियन का कत्ल हुआ हो, लेकिन हमारे देश की जो लीडरशिप थी उसका खून नहीं उबलता था। और पिछले आपने पुलवामा अटैक पे देखा होगा कि हमने पाकिस्तान के अंदर घुस के अटैक करा और देश की जो वजूद है और जो सिक्योरिटी है और उसको करारा जवाब दिया। यहां एलओसी से एलएसी की बात हुई प्रेसिडेंट के एड्रेस में। यह एलओसी भी हमारी क्रिएटेड है, जो सत्ता थी यहां देश में।
कुछ चंद फैमिलियों को सत्ता सौंप के और यूनिलैटरली सीज फायर करके पाकिस्तान को इलाका दे दिया और हमारे लिए वो आज भी नसूर बना हुआ है। और यही नहीं हुआ, जो हमारे जम्मू कश्मीर में अपने लोग थे, जो महाराजा हरि सिंह जी, जो एक रिफॉर्मर किंग माने गए हैं, जिन्होंने फोर्स लेबर को खत्म करा, अनटचेबिलिटी को खत्म करा, 70 साल उस समाज को इज्जत नहीं दी। नरेंद्र मोदी जी की रहनुमाई में सरकार बनी और उनका स्टैचू जम्मू में महाराजा हरि सिंह का लगा। कश्मीर का गरीब कश्मीरी हो या वहां की तीसरी बड़ी कम्युनिटी गुज्जर कम्युनिटी हो, इन्होंने इंटेंशनली पीओके को इसलिए यूनिलैटरल सीज फायर करा था कि अगर ये कम्युनिटी इधर रहेगी तो कुछ फैमिलीज को जिनको लॉन्च करा था उनकी कभी हुकूमत नहीं बन पाएगी। पहली बार देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी, तब चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने ललकार रैली, जम्मू में एक बहुत बड़ी सलाब रैली हुई, उसमें हजारों की तादाद में मुस्लिम समाज ने शिरकत की। वहां उन्होंने कमिटमेंट करी थी कि जिन कम्युनिटीज को 70 साल पॉलिटिकल एम्पावर नहीं करा गया, अगर मैं देश का वजीर आजम बनूंगा, मुझे मौका मिलेगा तो मैं उनको पॉलिटिकल एम्पावर करूंगा। देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी ने बनते ही वहां पंचायत पे रिजर्वेशन दिया, वहां ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स में वहां ऑनरेबल चेयरमैन, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स का कंसेप्ट ही नहीं था। बड़ी बड़ी बातें करते थे हम, 73 अमेंडमेंट, 74 अमेंडमेंट, लेकिन प्रैक्टिस में नहीं करा। और वहां डीडीसी और पूरी रिजर्वेशन, जिस समाज ने सोचा तक नहीं था, उसको भी, वो भी जिला परिषद के डीडीसी के चेयरमैन जिलों में बने। ये नरेंद्र मोदी जी के होते ही मुमकिन हो सकता है। आज क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म अपना लास्ट उसमें है, बुखलाट में। आज नहीं, कभी स्टिकी बम लेके आता है, कभी टनल निकालता है, कभी ड्रोन से हमारे इलाके में हथियार फेंकता है। लेकिन आज मिलिटेंट की, टेररिस्ट की उम्र जो है, जो क्वेश्चन उठाते हैं वहां नॉर्मलसी नहीं है, जिनकी आंखों से दिखता नहीं है। आप टेररिस्ट का एज को देखिए कि वो कितना जल्दी न्यूट्रलाइज होता है। इसी का नाम कन्विक्शन है, इसी का नाम नरेंद्र मोदी है। यहां बात ट्रिपल तलाक की सुन रहा था मैं। देश में जिन पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में रही हैं, कम से कम इश्यू को पढ़ लेना चाहिए। कुरान की जो बेसिक टेनेट्स है
उसके ऊपर पूरा कंसल्ट करके 3 महीने का जो तलाक का टाइम होता है वो नरेंद्र मोदी जी के टाइम में ही हो सकता है। लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टीज जिनका वोट बैंक मिनॉरिटीज हैं वो उनको डराती हैं। हमें डराना नहीं चाहिए। आज खुली फजा में, आज सोशल मीडिया का जमाना है, आज नॉलेज का हब है। आज हमें उनको खुली फजा में छोड़ना चाहिए और देश का वजीर आजम ही है जो पूरी नरेंद्र मोदी जी हैदराबाद की वर्किंग कमेटी हो, जहां अभी रिसेंट वर्किंग कमेटी हो, उसमें पसमानदा मुसलमान की बात करते हैं, उनकी तरक्की की बात करते हैं। मुझे चेयरमैन साहब, मुझे एक लास्ट राइट्स में 40वां होता है, मुझे रिमोट इलाके पुंछ में एक 40वें में जाने का मौका मिला। मैंने देखा वहां इस्लाम में डिफरेंट सेक्ट्स के, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, सभी सेक्ट्स के लोग थे। अपना अपना फेथ है, फेथ और ऊपर वाले के बीच में लिंक है। तो मैं वहां गया अटेंड करने, तो एक बहुत बड़ा आलिम वो उठ के बोला कि 70 साल में जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के आलिम नहीं कर पाए वो नरेंद्र मोदी जी ने ट्रिपल तलाक के मसले में करा। ये मैंने उनका सुना। अभी हम G20 को होस्ट कर रहे हैं। आज G20 में बाजरा, नरेंद्र मोदी जी का दिमाग देखिए, बाजरा गरीब की फसल, कि उसका भी दाम बढ़े। आज बाजरा को एक फेस्टिवल, और बाजरे की इतनी वैरायटी, और ये सिर्फ डिप्लोमेटिक होस्ट नहीं है, ये हम डिप्लोमेटिकली नहीं, ये हम नुमाइश करेंगे अपने कल्चर की और पोटेंशियल की नुमाइश करेंगे। ऑनरेबल चेयरमैन सर, पूरे देश का जो हमारा पोटेंशियल है और जो हमारा कल्चर है उसकी हम नुमाइश करेंगे, और देश के हर बड़े शहर में अपने कल्चर से उनको वाकिफ करवाएंगे। आपको डाइजेस्ट होगा क्या? कल तो डाइजेस्ट हुआ नहीं। क्वाड में जो हमारा एक इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल फोरम है, हमारे उसमें से है, वो नरेंद्र मोदी जी के होते हुए मुमकिन है। टेररिज्म पे इंटरनेशनल फोरम पे हमारा जो स्टैंड है, आज पूरी दुनिया को हमने रागिब करा है, मजबूर करा है। हमारा आज जो से है इंटरनेशनल फोरम है, ये बातें भी हमें अपने जहन में लानी चाहिए और अपनी अनक के शीशे को धोना चाहिए, ताकि ये वाली बातें भी दिखें कि हम कॉलर खड़ा करके आज बोलते हैं आई एम इंडियन, मैं हिंदुस्तानी। पूरी दुनिया में आज हम बोलते हैं। कल तक हम शर्म करते थे, हमारा मुल्क मजबूर सा दिखता था, गरीब, लेकिन आज हम फख्र से बोलते हैं आई एम इंडियन। आज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की रेलेवेंस को कभी हुआ कि देश भारत आज इंटरनेशनल फोरम को रेलेवेंस को क्वेश्चन करता है, उनकी एफिकेसी को। आज लोग भारत की तरफ उम्मीद से देखते हैं। कोविड में हमने, चेयरमैन सर, कोविड में हमने कितने देशों को हमने इंजेक्शन दिया फ्री। आज लोग हमारी तरफ उम्मीद से देखते हैं। डिजास्टर के अभी टर्की में, सीरिया में सानिया हो गया, देश के वजीर आजम ने तुरंत वहां वो रिलीफ के लिए जहाज भेजे।
आज विदेश में जो हमारे इंडियन हैं, पहले सोचते थे मैं अरब में चला जाऊं, यूरोप में चला जाऊं, कनाडा में चला जाऊं, लेकिन आज हम सोचते हैं, आज हम डिस्कस करते हैं कि भारत की किसी सिटी में मैं जाके अपना घर बनाऊं। पॉजिटिव नैरेटिव भी हमें दिखाना चाहिए, मेरा ये मानना है। देश का वजीर आजम, हम जिसको बड़ी छोटी बात समझते हैं, परीक्षा पे चर्चा, मतलब स्टूडेंट का एग्जाम पे स्ट्रेस के बारे में देश का वजीर आजम सोचता है। एग्जाम्स को बोलते हैं कि फेस्टिवल्स की तरह हमें सोचना चाहिए, ताकि हमारा जो ब्रेन है वो मैक्सिमम डिलीवर कर सके, हम स्ट्रेस में ना आ जाएं। और छोटी छोटी बातें, उसमें 25-30 बातें बताई स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, आम नागरिक के लिए। चेयरमैन सर, कि हमें अपने साथ कंपीट करना चाहिए। जब हम दूसरे से कंपीट कर रहे होते हैं, कई बार हम अच्छे नहीं कर पाते, हम डिमोरलाइज हो जाते हैं। लेकिन जब हम अपने से कंपीट करेंगे, हम रिफॉर्म करेंगे, हम अपनी गलतियों का सुधार करेंगे। ये छोटी छोटी बातें, पिछले ही दिनों पूरे देश में इसका किताब का इनॉग्रेशन हुआ। टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी चीज है, उसमें ये छोटी छोटी बातें, रेस्ट, स्लीप, के बच्चे कैसे खेलें, देश का वजीर आजम इन सब चीजों की चिंता करता है। सर, करप्शन मैंने सुना नसूर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट कभी हमारे देश के सरपंच ने ये सोचा था कि जितना पैसा दिल्ली से आएगा उतना ही उसके अकाउंट में जाएगा। वो पहले वीडियो एसीडी डायरेक्टर के चक्कर लगाता था, कमीशन देता था। ये ट्रांसपेरेंसी है, ये डिजिटल जमाना है। कभी हमने सोचा था कि हमने सोचा था अभी तो शुरुआत ही नहीं हुई। फर्स्ट 16 minutes. मैं स्टूडेंट हूं सर। Okay, one more minute. 16 minutes are over. One more minute. Normal practice is 15 minutes. Around 1 minute. You have made very impactful. It's a very impactful address. सर 10 One more minute. 2-3 पेज हुआ। Round up. सर, बात यह नहीं है कि भाषण कहां भेजना है, बात यह है कि हमारी नीयत साफ है। हमें देश के वजीर आजम ने उस कम्युनिटी से लाया जो आपको 70 साल नहीं दिखी, और उसको आपने सिर्फ वोट बैंक इस्तेमाल करा। बात यह है। बिगेस्ट अचीवमेंट यह है सर कि हम सेल्फ कॉन्फिडेंस हर भारतीय का बढ़ा है, और यहां बहुत सारी बातें करी गई। अब मैं कहां से शुरू करूं? बहुत सारी बातें करी गई। अब तो बुलडोजर चलाया जा रहा है। अंत करने का समय आया है। सर, बुलडोजर चलाया जा रहा है। सर, पूरे देश में लैंड टू टिलर्स, लैंड रिफॉर्म्स का ढिंडोरा फेंटा। हमने लैंड रिफॉर्म्स करे जम्मू कश्मीर में। सर, एक आदमी को 70 साल में मालिकाना हक नहीं दिए, सभी स्टेट लैंड, और वोट लेते रहे। हम देने जा रहे हैं, हमने अभी अनाउंस करा है, हम देंगे, हम ही देंगे। सर, इन्होंने वोट लिया और जमीनें डेवलपमेंट अथॉरिटीज में डाली। हमने अस्पताल बनाए, वहां 2 एम्स सोच सकता है। जम्मू जैसे सिटी में एम्स, IIT, IIM, अरे ट्राइबल को 9 सीटें रिजर्व है। टेररिज्म में इतना ग्राफ लो। Honorable member, please conclude.
सबसे ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा तो ये मेरे लेक्चर के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। मेरी स्पीच के साथ जो थैंक्स मैं कर रहा हूं। 370 का नुकसान ये था कि वहां के कश्मीर के गरीब नौजवान के मैं डबल माइंड पैदा होता था, दुविधा में रहता था सर। आज वो देश की सोचता है। आज वहां रात को फ्लाइट चलती है। श्री रामदास अठावले। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। हमने भी आज शेरशायरी की है। आदरणीय चेयरमैन सर, राष्ट्रपति जी का अभिभाषण मजबूत करेगा भारत नेशन। विरोध करना है कांग्रेस की फैशन, विरोध करना है कांग्रेस की फैशन, इसलिए मैं उनके विरोध में कर रहा हूं भाषण। कांग्रेस वालों जितनी बढ़ानी है उतनी बढ़ाओ दाढ़ी, कांग्रेस वालों जितनी बढ़ानी है उतनी बढ़ाओ दाढ़ी, लेकिन मोदी जी की बहुत ही है मजबूत बॉडी। मोदी जी को मालूम है देश के तमाम लोगों की नाड़ी, मोदी जी को मालूम है देश के तमाम लोगों की नाड़ी, फिर कांग्रेस की कैसी चलेगी उनके सामने गाड़ी। मोदी जी आदमी है खास, मोदी जी आदमी है खास, इसलिए उनके साथ है रामदास। यस। मोदी जी को विकास की है आस, मोदी जी को विकास की है आस, इसलिए राजनीति में हो गए हैं पास। कांग्रेस वाले हमेशा मारते हैं भास, कांग्रेस वाले हमेशा मारते हैं भास, इसलिए राजनीति में हो रहे हैं नापास। तो आज यहाँ माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है और कांग्रेस वालों का और अपोजिशन का आभार व्यक्त करता हूं कि मतलब वो रोज वेल में आ रहे थे। ये तो मतलब राष्ट्रपति का अभिभाषण ये है मोदी सरकार के विकास की गंगा। काय के लिए लेते हो उनके साथ पंगा? तो दंगा छोड़कर आपने इस चर्चा में भाग लिया, इसीलिए कांग्रेस पार्टी का मैं आभार व्यक्त करता हूं, अपोजिशन का आभार व्यक्त करता हूं और यही आशा व्यक्त करता हूं कि आप हमेशा उधर ही रहेंगे और हम इधर ही रहेंगे। तो मतलब आप टीका करने के लिए, क्रिटिसाइज करने के लिए आवश्यकता है तो राष्ट्रपति जी का अभिभाषण जो है पॉइंट टू पॉइंट था। सभापति महोदय, राष्ट्रपति जी ने दलित समाज है, आदिवासी समाज है, ओबीसी समाज है, अल्पसंख्यक है, जनरल कैटेगरी के लोग हैं। मोदी सरकार ने जनरल कैटेगरी के लोगों को 10% आरक्षण देने का निर्णय लिया। मोदी सरकार ने शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब का जो एक्ट है उसमें अमेंडमेंट करने का निर्णय लिया। मोदी सरकार ने मतलब बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो मेमोरियल है, कांग्रेस पार्टी ने तो बाबा साहब अम्बेडकर जी को 2 बार हराया था। बाबा साहब अम्बेडकर जी को लोकसभा में आने का मौका नहीं दिया था, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी का 125वां जन्म दिवस नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। बाबा साहब अम्बेडकर जी का फोटो सेंट्रल हॉल में नहीं था, जब वीपी सिंह जी थे तब उन्होंने वो फोटो लगाया। कांग्रेस पार्टी को उसकी भी जानकारी तो नहीं थी कि भाई बाबा साहब का फोटो जी सेंट्रल हॉल में बैठकर बाबा साहब ने संविधान लिखा। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के नाते रात रात जाकर 26 अलीपुर रोड में बाबा साहब अम्बेडकर काम करते रहे और मतलब ये काम जयराम रमेश जी, ये काम आपने करना चाहिए था, लेकिन ठीक है ना, आपने किया नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर जी को संविधान सभा में आपने लाया, लेकिन उसके पहले 2 बार बाबा साहब को हराया। मुझे भी शिरडी में हराया, इसलिए मैं छोड़कर इधर आ गया। मुझे भी शिरडी ने आप लोगों ने हराया, तो इसीलिए ठीक बात है। तो इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी के लिए संविधान बदलेंगे, ये बोलते हैं कि भाई संविधान बदलेंगे,
कैसा बदलेंगे? हमने तो कांग्रेस को बदला है, संविधान क्यों बदलेगी? संविधान बदलने का विषय नहीं है। जिस मोदी ने 2019 में सेंट्रल हॉल में संविधान को माथा टेक कर उन्होंने शपथ ले ली है कि बाबा साहब के संविधान का भारत में खड़ा करूंगा, सबका साथ सबका विकास, इसलिए दिख रहा है यहाँ अच्छा प्रकाश। तो मतलब मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास की भूमिका रखी है और आप चल रहे भारत जोड़ने के लिए। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने और संविधान ने भारत को जोड़ ही दिया है। झगड़े होते रहते हैं लेकिन फिर भी हम एक हैं। यहाँ कोई पाकिस्तान का संविधान हमारा तो नहीं है, यहाँ कुछ भी हो जाएगा लेकिन देश टूटेगा नहीं। जम्मू कश्मीर भी हमारा है। अभी हमारे साथी बोल रहे थे कि 370 को हटाया है, पहले हमने कांग्रेस को हटाया फिर 370 को हटाया, तो इसीलिए मतलब हटाने का विषय तो नहीं है। तो इसीलिए मतलब सभापति महोदय, राष्ट्रपति जी मतलब हमारी अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रपति जो है पहली बार बनाया, मतलब शेड्यूल कास्ट का जो राष्ट्रपति है नरेंद्र मोदी जी ने बनाया, आपको भी बनाया, मुझे भी बनाया। तो इसीलिए मतलब ये राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है तो इसका सपोर्ट करने के लिए जो मेरी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने स्थापित की हुई पार्टी है, इस पार्टी की तरफ से इस अभिभाषण का सपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ और सभी लोगों को मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ये अभिभाषण जो है ये अभिभाषण देश के विकास को आगे ले जाने वाला है। हमारी सरकार आगे बढ़ रही है, सभी लोगों को लेकर आगे बढ़ रही है और भारत नरेंद्र मोदी ने जोड़ दिया है, आप लोगों को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। श्री शब्दों के अजीत साथ कुमार मैं भोयान। मेरे 2 शब्द खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत। Thank you, Chairman, sir. Since I belong to Assam, a lone voice of opposition from Northeast region in this upper house, I will not speak on major concern of inflation and unemployment gripping across the nation, as my learned colleagues have already enlightened. And there is a time factor is also there. So I will like to continue myself on the specific concerns of the Northeast region. As I was listening very first joint session presidential speech of Mahamahim Draupadi Murmu, I had a very high expectation that she would dwell ethnic diversity of the Northeast region and its complexity. Sir, Assam was a single unit of governance except Tripura and Manipur when India got independence in 1947. And it was very rightly debated in the Constituent Assembly that ethnic diversity of the region would be protected, and even the small tribes and their identity and culture would be protected in post-independence era. The tribal community of the Northeast region had hope that their identity and culture would be protected under the guidance of Mahamahim, who is herself a tribal. Sir, very sorry to say that now tribals are facing in Assam illegal eviction. The insurgency and conflict in the region have been the product of not addressing the core issue of ethnic diversity, and the people of the region had developed some hope when the Prime Minister told the nation that the long-awaited Naga conflict was resolved when the government of India inked the framework agreement in August 2015. The President's speech did not reflect any concern on the Naga conflict. Sir, of course some development projects have been initiated, but it is not mercy, but very legitimate right of the Northeast region. However, peace and development of the region will be sustainable
when the government of India addresses the very core issue. Sir, please allow me to highlight the very promise of the Prime Minister Narendra Modi, who assured the 6 communities of Assam to be given the special scheduled tribe status, and almost the second tenure of the government is coming to end, but no such intent has been reflected on the presidential speech. Sir, a high-level committee headed by the retired Justice of the Guwahati High Court was formed by the Home Ministry in July 2019. It was to examine the effectiveness of actions taken since 1985 to implement Clause 6 of the Assam Accord and to suggest and recommend measures as may be necessary to protect, preserve, and promote cultural, social, linguistic identity and heritage of the Assamese people. Sir, the committee has submitted its report in February 2020. This report has not been released so far. Nothing has been mentioned in the presidential speech for the indigenous people of Assam. Sir, during the general election in 2014, Narendra Modi promised in a public meeting in Assam that within 100 days, every problem of Assam will be solved. But nothing has been solved so far. Sir, I fail to understand the 2 powerful cabinet ministers who themselves are tribal and belong to the region are not pursuing the concerns of the tribe. Have they become voiceless or scared of the mighty notion of the duo Narendra Modi and Amit Shah? Sir, the region is represented by 39 MPs of both houses, which is bigger than Gujarat representation. It is always claimed that the Prime Minister has been visiting the region very often. Oh, look, 40 times bolte rehte hai. But can we say that Modi has the same concern as he has for Gujarat? Sir, I have no intent to frame him for Gujarat bias, but there certainly mere visit should not be the parameter of concern, but truthful initiative in the interest of the region. Yes, here I will like to appreciate the former Prime Minister Dr. Manmohan Singh for his novel initiative of development of the region, though he was not frequently visiting the region. Sir, now projects are being inaugurated, as our leader of the opposition has rightly said. Those projects were initiated by Dr. Manmohan Singh, and now they have simply inaugurated these projects. Sir, I will conclude by the famous say that the human being is not known by physical appearance, but honestly conceived intent of ideas and action. Thank you, sir. Shri Vivek Thakur. आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की इस चर्चा में मुझे अपने विचार रखने का अवसर दिया। सभापति महोदय, मेरे मित्र मनोज जी अभी कह रहे थे कि वो इस बात से बहुत चिंतित हैं कि 1 वर्ष को क्यों चर्चाओं में इतना महत्व दिया जा रहा है 2014 को। मुझे लगता है सभापति महोदय कि काश महाभारत के संजय अगर 2014 में अगर जिंदा होते तो उनका वर्णन क्या होता उससे पहले के कालखंड का, और ये वही सही जवाब जो है मिल जाता कि क्यों 2014 का महत्व है। क्या बोलते संजय अगर पूछा जाता कि भारत कैसा दिख रहा है, तो शायद ये
इसके अलावा और कुछ बोल नहीं पाते कि पूर्वोत्तर में आग लगी हुई है, कश्मीर जल रहा है, बंबई में आतंकी घुसे हुए हैं, लोगों को मारते जा रहे हैं, पूरा देश लाइव उस चीज को टीवी पे देख रहा है। सरकार की अनुमति नहीं है, दुश्मन पता है कि पलटवार करे, फौज हतोत्साहित बैठा हुआ है। नौजवान आशा की सब किरण भूल चुका है। इंडिया इज ऑलमोस्ट अ लैंड ऑफ नो अपॉर्चुनिटी। और वहां से एक सोए हुए भारत को संगठित करते हुए, दोनों हाथ उठा के कर्तव्य पथ पे दौड़ाते हुए विजय पथ की यात्रा पे 2014 के बाद भारत के यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री लेकर चले हैं। ये महत्व है 2014 का। सभापति महोदय, हमारी सरकार के ये 9 वर्ष गरीब, किसान, दलित, आदिवासियों, वंचितों, पिछड़ों और ग्रामीण भारत की सशक्तिकरण के 9 वर्ष रहे। और मुझे कहने में जरा भी अतिशयोक्ति नहीं है कि 9 साल उपलब्धियां रही बेमिसाल। पिछले वर्ष बिहार में मैं जब गांव में भ्रमण के दौरान कुछ ग्रामीणों से पूछा कि कैसा लग रहा है आपको, तो एक ग्रामीण ने एक ही लाइन में जवाब दिया, विपक्ष के 60 पर भारी, मोदी जी के 8। सभापति महोदय, जिस प्रकार नवरात्र में 9 देवियां 9 शक्तियों की प्रतीक होती है, उसी प्रकार हमारे यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने 9 शक्तियों के माध्यम से ग्रामीण भारत को सशक्त करने का काम किया है। और यही 9 शक्तियां हैं जो भारत को इस अमृत काल में प्रवेश करने में सहायता की। इनका विवरण संक्षिप्त में करना चाहूंगा। ये 9 शक्तियां हैं: कृषि शक्ति, आदिवासी शक्ति, जल शक्ति, राष्ट्र शक्ति, व्यापार शक्ति, स्वास्थ्य शक्ति, नारी शक्ति, गति शक्ति, विद्या शक्ति। सभापति महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों के कारण ही आज भारत विश्व की 10वीं बड़ी अर्थव्यवस्था से विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। और यह तभी संभव हो पाया है जब हमारी सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था, आधारभूत अवसंरचना और ग्रामीण भारत के विकास और कल्याण के लिए निरंतर कदम उठाए। राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने भी कहा था, The progress of the country lies in the development of the rural villages, rural economy and rural skills. और रूरल इकोनॉमी का विकास तभी संभव है जब हम अपनी कृषि शक्ति का पूर्णतः उपयोग करेंगे और अपने किसानों को समृद्ध बनाएंगे और सहयोग करेंगे नीतियों से, न कि बातों से। सभापति महोदय, मुझे तो ऐसा लगता है कि किसान मजदूर शब्द और उनके भावनाओं से राजनीति में जितना दुरुपयोग और छेड़छाड़ हुआ है, उतना शायद ही किसी शब्द का आज तक हुआ हो। अगर ये शब्द को वोकैबुलरी से अगर हटा दिया जाए तो शायद मेरे समाजवादी और वामपंथी दोस्त जो है बड़े असमंजस में पड़ जाएंगे, कहां से शुरू करें, कहां से आरंभ करें। लेकिन पहली बार ये एक ऐसी सरकार आई जो कि शांत जुबान बंद किसान को, मजदूर को, गरीब के बारे में उनके भावनाओं को समझने की कोशिश की और यह एहसास किया कि किसान को भी सीधे मदद की जरूरत। इस क्रम में हमारे सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरुआत की और 4 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं सभापति महोदय। इस योजना में 2.24 लाख करोड़ रुपए भारतीय किसानों को प्रदान किए जा चुके हैं और जिसमें से 1.7 लाख करोड़ रुपए कोविड महामारी के दौरान दिया गया और लगभग 11.78 करोड़ किसानों को लाभ अभी तक पहुंचाया जा चुका है। सभापति महोदय, कृषि शक्ति का एक महत्वपूर्ण पक्ष है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ये सामान्य बात नहीं है। जब नेशनल लॉकडाउन लगा था तो बड़ा शोर मचा कि जो रोज कमा के खाते हैं लाखों की संख्या में मर जाएंगे। एक व्यक्ति नहीं भूखे मरा इस देश में, एक व्यक्ति नहीं मरा और 80 करोड़ परिवारों को मुफ्त अनाज तब से देते देते आज उसको एक सिक्योर्ड आबादी के रूप में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत हमारी सरकार जो है निरंतर उनको मुफ्त राशन दिए जा रही है। और सभापति महोदय, नोटिस करने वाली ये बात है
कि इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत किया है कि यूएनडीपी के रिपोर्ट के हवाले के जरिए कि इन दोनों योजनाओं के कारण भारत की गरीबी में कमी की महत्ता को उसने स्वीकार किया। सभापति महोदय, विपक्ष के दोस्त हमारे पीएम सम्मान निधि के बारे में क्या क्या राय रखते रहे, इसलिए मैं आपको 2019 में जब ये योजना की शुरुआत हुई थी तब ले जाना चाहूंगा, जब देश के ज्ञानी पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता जो हमारे सदन के भी सदस्य हैं क्या कह बैठे थे। नथिंग कैन बी मोर शेमफुल इन अ डेमोक्रेसी देन ड्राइव फॉर वोट्स। अर्थात देश का मुख्य विपक्षी दल किसानों को रिश्वतखोर समझता है, रिश्वत देकर वोट देते हैं, इससे बड़ी शर्म की बात कुछ भी नहीं हो सकती है। और यही लोग कोविड-19 की महामारी के समय चिल्ला चिल्ला कर कहे कि गरीबों के हाथ में पैसा पहुंचाना पड़ेगा, पैसा पहुंचाना पड़ेगा। हमारी सरकार ने 1.73 लाख करोड़ रुपए कोविड-19 महामारी में सीधे जनता के हाथों में दिए और उन्हें यह योजना रिश्वतखोरी दिखाई देती है। लेकिन अब क्योंकि विदेशी संस्थाएं भारत के विस्तृत आकलन में इसकी तारीफ कर चुकी हैं, मुझे लगता है कि अब हमारे मित्र इसे अच्छा मानने में कोई दिक्कत नहीं होगी मित्रों को। अच्छा, हमारे संस्था पे उन्हें विश्वास ही नहीं है। एक और यूएनडीपी की रिपोर्ट का हवाला देना चाहूंगा। यूएनडीपी की मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट में वर्ष 2005 और 6 में जिक्र है कि 65 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा के नीचे थे और आज 2019 से 21 में यह संख्या 23 करोड़ तक पहुंच गई। अर्थात भारत ने 41.5 करोड़ भारतीयों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। गरीब के जीवन में मूलचूक सुधार के पीछे हमारी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं। और जो लोग किसानों की आय को दोगुना करने का मजाक उड़ाते हैं, उनको मैं यह बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार के 9 वर्ष के दौरान पर कैपिटा इनकम दोगुना होकर 1.97 लाख रुपया हो गया है। अर्थात हमारी सरकार ने लोगों को, विशेषकर किसानों की आय को दोगुना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सभापति महोदय, ग्रामीण भारत की दूसरी महत्वपूर्ण शक्ति आदिवासी शक्ति पर आता हूं। पिछले 9 वर्षों के दौरान हमारी सरकार ने आदिवासी शक्ति के माध्यम से देश को बहुत मजबूती प्रदान करने का काम किया है। जब ग्रामीण विकास की बात हो, आदिवासियों, दलितों, वंचितों की बात पर देश के विभूति स्वर्गीय नानाजी देशमुख का उल्लेख न हो तो यह बात अनुचित होगी। उन्होंने कहा था कि हम अपने लिए नहीं, अपनों के लिए हैं, और अपने वो हैं जो सदियों से पिछड़े, वंचित और उपेक्षित हैं। इन्हीं विचारों से प्रेरणा लेते हुए हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कर 36,000 आदिवासी एवं जनजाति गांवों के कल्याण का मार्ग खोला है तथा इस बजट में सर्वाधिक उपेक्षित घुमंतु जनजातियों के लिए 15,000 करोड़ की धनराशि के साथ पीएम पीवीटीजी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप योजना की शुरुआत भी की। सभापति महोदय, जनजाति समुदाय को उनकी मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करना अति आवश्यक है और इसलिए हमारी सरकार 689 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करने का महत्वपूर्ण काम भी कर रही है। इसी बीच में सभापति महोदय, गरीब किसान की पीड़ा को समझते समय मुझे लगा कि गुलजार साहब की 2 पंक्तियां यहां पर जरूर रखना चाहूंगा। उन्होंने कहा, अब लिखा है इनफैक्ट, खबर सबको थी कच्चे मकान की, खबर सबको थी कच्चे मकान की, फिर भी लोगों ने दुआ में बरसात ही मांगी। गरीब किसान की पीड़ा समझिए। एक तरफ वह बरसात भी मांग रहा है, लेकिन एक तरफ वह यह भी सोचता है कि बरसात का महीना किसी तरह निकल जाए और उसकी छत न गिरे। इस भाव को हमारी सरकार ने समझा, इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 280.53 लाख पक्के मकान बनाए जा चुके हैं और जिसमें लगभग 97 लाख मकान आदिवासी एवं दलित परिवारों को दिए गए। सभापति महोदय, हमारे विपक्ष को हमारे बातों पर भरोसा तो है नहीं, इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी NIPFP का एक अध्ययन, मैं उसका जिक्र करना चाहूंगा। उन्होंने यह पाया कि न केवल लोगों को पक्का मकान मिला, बल्कि योजना के तहत इस्तेमाल किए जाने वाले कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी
उच्च गुणवत्ता के थे, जो अपने आप में इस योजना की सार्थकता को सिद्ध करता है। सभापति महोदय, क्योंकि दलितों, वंचितों, किसानों, आदिवासियों की बात हो रही है और मैं बिहार के दो महान विभूति, अभी तक के देश के सबसे बड़े किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती और राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का उल्लेख न करूं, ये अनुचित होगा। जिस प्रकार देश का सबसे बड़ा किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती, जो निरंतर छोटे किसान, दलित, वंचित, मजदूर के लिए संघर्षरत रहे, उनको देखते हुए राष्ट्रकवि दिनकर ने उन्हें दलितों का सन्यासी की संज्ञा दी थी। और आज इसे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री भी आधुनिक भारत के दलितों के सन्यासी। सभापति महोदय, मैं दिनकर जी के ही शब्दों में कहना चाहूंगा जो उन्होंने स्वामी जी के बारे में कहा और आज के आधुनिक भारत के परिप्रेक्ष्य में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री पे भी बड़ा सटीक बैठता है। वो आया जैसे जल ऊपर आए फूल कमल का, वो आया जैसे जल ऊपर आए फूल कमल का, वो आया भू पर आए ज्यों सौरभ नवमंडल का, लोक भाव अंजलि ले सबके लिए कल्याण, आया है वह कि जो गति से धीर हीर गुणवान, आया है जैसे सावन के आते मेघ गगन में, आया है जैसे आता कभी सन्यासी मधुबन में, हवन पूत कर में सुदंड ले मुंडित भाल विरागी, आया है नफपत दिखलाने दलितों का सन्यासी। प्रधानमंत्री दलितों के सन्यासी इसलिए भी हैं क्योंकि एक तरफ वह प्रयागराज कुंभ में सफाई कर्मियों के पांव धोते हैं और वहीं दूसरी ओर मैनुअल स्कैवेंजिंग को खत्म करने हेतु मशीन से मैनहोल की सफाई हेतु योजना की शुरुआत भी करते हैं। इसलिए उन्हें आधुनिक भारत के दलितों का सन्यासी करने में तनिक भी संशय नहीं रखना चाहिए और न है। सभापति महोदय, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री के द्वारा संसद में मनरेगा पर दिए गए एक बयान का स्मरण कराना चाहूंगा। बड़ा चर्चा चल रहा है जब से यह बजट आया है मनरेगा पे, और जो सबसे, और यह भी बोला जाता है कि पत्रकार ये नहीं लिखते वो नहीं लिखते, और जो एक अद्भुत डेटा है जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा कि मनरेगा में हमने क्या चेंज किया और उसको लेकर जो डेटा है मैं प्रस्तुत करता हूं। 2014 में जब हम जब तक इनकी सरकार थी, मनरेगा के तहत केवल 17.6% एसेट क्रिएशन हुआ था, और जबकि हमारी सरकार आने के बाद जो दिशा विहीन तरीके से चल रहा था उसे हमने ऑर्गेनाइज किया, और उसी का परिणाम है कि इस कालखंड में 61.2%, 61.2% एसेट क्रिएशन हुआ है मनरेगा के माध्यम से। फर्क साफ है। सभापति महोदय, ग्रामीण भारत की तीसरी महत्वपूर्ण शक्ति है जल शक्ति। स्वच्छ जल का क्या महत्व है आप उस महिला से पूछिए जो कई मीलों चलकर अपने परिवार के लिए पानी लेकर आती है। एक बड़ा अच्छा वाक्य है जो अमेरिकन पोएट और राइटर थे लूसी लार्कॉम, उन्होंने कहा है, अ ड्रॉप ऑफ वाटर इफ इट कुड राइट आउट इट्स ओन हिस्ट्री वुड एक्सप्लेन द यूनिवर्स टू अस। प्रधानमंत्री जी स्वयं ऐसे राज्य के मुख्यमंत्री थे जहां शुद्ध पेयजल की बहुत गंभीर समस्या थी। उस समस्या का भी हल निकाला, हर घर में नल से जल पहुंचाने का काम किया, और जब प्रधानमंत्री बने तो इस योजना को संपूर्ण देश में भी लागू किया। सभापति महोदय, जल की व्यवस्था के साथ साथ जो स्वच्छता और शौच की बात जब लाल किले से हुआ तब हमारे विपक्षियों ने मजाक उड़ाया, परंतु दूरदृष्टि इन्हें समझ ही नहीं आया। हमारी सरकार ने 10.9 करोड़ व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण स्वच्छ भारत मिशन के तहत भी किया। एक किसान से बेहतर जल की कीमत कोई क्या समझे। सिंचाई का पानी किसानों को खेती के लिए कितना महत्वपूर्ण है इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। इसलिए हमारी सरकार ने 2015 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की, और 37% हिस्सा जो सिंचाई का था आज उसका आंकड़ा बढ़कर 49% हो गया है। हर घर नल से जल और पर ड्रॉप मोर क्रॉप के माध्यम से ग्रामीण भारत के विकास में हमारी सरकार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। विषय तो काफी है सभापति महोदय, लेकिन अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि जो राष्ट्रकवि दिनकर ने जो कहा है कि वसुधा का नेता कौन हुआ,
वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। आदरणीय सभापति महोदय, मैं माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का स्वागत और समर्थन करता हूं। धन्यवाद। श्री K.C. Venugopal, 10 minutes. 10 minutes. Only 15. Thank you, Chairman. Minus interruptions. 10 minutes. 10 minutes. Giving me an opportunity to speak on the motion of thanks on President's address. Sir, last 9 years, we are hearing the beautiful slogan all over India, Sabka Saath, Sabka Vikas. And of course, 2014, before 14 itself, Achha Din Aayega ka nara bhi aa gaya. Now, what the country is witnessing is quite totally in a different way. Sabka Saath Vikas nahi hai. Only 2-3% are getting Vikas. Yes. Sir, we are on the greatest moment of this country through Bharat Jodo Yatra. We walked from Kanyakumari to Kashmir. Beyond political limit, beyond caste and community limits, people of India, young people of India, farmers of India came to the Yatra. They raised their concern to our leader Rahul Gandhi. Sir, see the plight of the youth of the country now. Morning, leader of opposition already raised 2 crore jo per year promised by this government. Wherever we went through the yatra, we can hear the pain and agony. We can witness the pain and agony of the young people of this country. They are not getting job. They are totally in distress. Now, what is the priority of this government to address that concern? Now, actually, last 3 days before budget has been presented, you see that 30,000 cut on Manrega, which is the largest employment generation project of this country. Yes. We have a pain, sir. The brainchild, this is the brainchild of Srimati Sonia Gandhi and then UPA government. Manrega, one of the most, once Modi ji told about this is the memorial of the corruption of UPA government, then he himself corrected that. Yes. Yes. Now, during the COVID, we saw that how much contribution Manrega has given to the public. But your priority like that. Entire people of this country is asking for job. You are cutting the provision in Manrega. This is what the priority of this government. Sir, we are talking about the freedom of expression. Karge ji, Honorable LOP already mentioned about that. BBC documentary. It is defamatory. That is what the government sources are telling. Are you stopping entire defamatory statements every day and night? When we are witnessing some of your privileged channels, most preferred channels, Hindu, Muslim, every day they are creating venoms in this country. Are you stopping it? Sir, I have a document of that Jamia incident was happened. Unfortunate incident was happened. Delhi police arrested so many people. Finally, Delhi police had alleged that they were involved in committing offences such as rioting and unlawful assembly during the violence and ensured the university in 2019, Jamia University. In his detailed order on Sakhi Court, Judge Verma heavily criticized the Delhi police for filing an ill-conceived charge sheet and added that their case was devoid of irrefragable evidence
Not only that, it added that the police have arbitrarily chosen to make some people from crowd as accused and others as police witness. This cherry picking was detrimental to the perception of fairness. One more thing is Justice Solomon is saying. Dissent is an extension of the inviolable fundamental right to freedom of speech and expression, which was a right that the court we are sworn to uphold. Sir, you are one side. The government is trying to stop entire voices of the dissent. On the other side, when BBC documentary, which Modi ji, when he was the chief minister, just now I am remembering, he narrated BBC is the most credible media in the world. Yes, 2013. Yes. In 2013, I have a video. If you want that evidence, I will prove. I will authenticate it. As per our Prime Minister, BBC is the most. Prime Minister told, don't believe the Indian media. Don't believe Indian media. Only believe in BBC. Yes. You are now asking that BBC documentary is totally discreditable. How can we agree, sir? I have a point. You are only given time to me. You are to. Yes. What is the point of order, sir? Sir, rule. Rule 238. 238. What is that rule? Sub rule 1. सर, हम सब लोग राइट टू एक्सप्रेशन को आर्टिकल 19 को मानते हैं, पर हाउस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 118 से चलता है। उसके अंतर्गत राज्यसभा में जो रूल बने हैं, रूल 238 सब रूल 1 है, वो ये कहता है रेफर टू एनी मैटर ऑफ फैक्शन विच ए जुडिशियल डिसीजन इज पेंडिंग। हम ये कह रहे हैं कि पहले भी जुडिशियल डिसीजन, अभी भी वो जुडिशियल डिसीजन के लिए पेंडिंग है। एनी मैटर विच इज पेंडिंग फॉर जुडिशियल डिसीजन, जो डॉक्यूमेंट्री का विषय ये कह रहे हैं, जिसके मेरिट को ये कह रहे हैं, वो सब्जेक्ट टू द पेंडेंसी ऑफ जुडिशियल डिसीजन है। रेस्ट अपॉन यू। Sir, my point is only that He's authenticating. Whenever you are talking about some discreditable media houses, you have to be neutral on what is happening in the Indian media. If some media is okay with you, some of the media is not okay with you. It is very, very evident nowadays. If morning we discuss about this, somebody is talking freely about some incidents, next day he will get a call if it is not in favor of the government. So this type of things the government is doing, that is what I want to mention. Sir, last 3-4 days, we are debating on a single subject before you, sir, for a JPC inquiry. Why we have witnessed so many this type of demand in this house? This house has a greatest tradition. That house also greatest tradition. Whenever this type of big scam has been raised in the public domain, it is the right of the parliamentarian to ask an inquiry from the government. Yes. If the government is not need to hide any truths, they used to come for an inquiry. In UPA time, how many inquiry, JPC inquiry we have done? On the demand of BJP. My simple question is that is what we are asking. Why you are running away from the JPC? Yes. Therefore, that is there. Something is there somewhere. Digvijay ji yesterday asked, how can a man suddenly jump this much income without the government support? Sir, I came this house in 2021. 2021, I got an opportunity to speak on aircraft maintenance act,
Now, Aircraft Amendment Bill 2020, during that bill discussion, raised 2-3 questions, which I didn't go to reply on that day. With your permission, I would like to ask that question again, sir. Sir, Adani has given 6 airports. In 2019, government awarded Adani Group the right to purchase 6 Mr. mega. Venugopal, you say Adani has been given 6 airports. What does that mean? No, public, because No. Private case is No, not no, that. I mean, out of 6 airports, one second. 5 airports are profit-making airports. One second. Take your seat. You have been heard by everyone in rapt attention. I want everyone to be heard like this. And therefore, you will take note of what I am saying. Yes. If on the floor of this house, a statement is emanating from a senior member of the opposition that a particular industrialist has been given 6 airports, that is baffling for 2 reasons. One, our country is governed by law, and whoever gets something is out of evolution of a process. And therefore, to impart this impression that it is something which Mr. Venugopal has given to me or I have given to him, that is not the situation. I would therefore, one second, I would therefore seek further elucidation on this. How do you make such a statement? Sir, I am agreeing with you. Sir, I am so glad. It is after a long, one second. It is after a long time we have agreed with each other. Okay. After a very, very long gap. It should be more frequent. I mean that the government awarded 6 airports through process. But that process is not transparent at all. No. But that process is not transparent at all. That is what I want to say. Yes, that is why I am saying. One second. Okay. Say, in our country, every process is open to participation in terms of terms and conditions, and it is evolved. Were you a participant? No. Were you a participant? Directly, indirectly? Were you a participant? No. Go ahead. You are the referee, you are the umpire. You are Sir, let me tell you, one second. No, let me tell Mr. Jairam Ramesh, what can referee do with a player like him? Such a difficult player who doesn't believe in the referee at all. Sir, I am being provoked by the umpire. What can I do, sir? Mr. Venugopal, please. Sir, in 2019, government awarded 6 airports through a process. I think, which is not at all. I'm only just making a suggestion. Okay. You may perhaps to check up who awards. The government. No, you'll have to check up. Yes, okay. I'll tell you, otherwise it will be a situation very different. Okay, Go ahead. Sir. Go ahead. Okay, sir, no problem. Okay, Mr. Venugopal only, please. Sir, I have told you, I am quoting from my old speech of this parliament itself. You can verify that. No, sir, you don't have to authenticate your speech. That's the PPP cell of the DEA. That point of time, I am pointing out. The PPP cell of the DEA recommended, since these 6 airport development projects are highly capital intensive, a clause should be incorporated that not more than 2 airports would be awarded to a single bidder because of the high financial risks involved and the need for stringent adherence to performance indicators. This is not given by opposition. This is not given by Congress. This is given by PPP cell of the Union Government DE. Why it has been violated, sir? Why it wasn't violated? For whom it wasn't violated? Sir, they have
cite the reasons also. The DA note also suggested that in that case, if there was a project failure, there would be other capable bidders available to take on the failed projects. This is why then next, the Niti Aayog specifically suggested that request for proposal should include criteria to measure the experience of the bidder in developing airport terminals and related sectors. If Adani had this type of experience earlier? I'm sure it must have been evaluated. No. You know better than I do. Sir, it is not, You know. This part also by part. You know. Sir, they are citing an example. They are talking about the UPA period. They are in that report citing an example of UPA. The DA specifically mentioned that when private companies bid for the development of the airports in Delhi and Mumbai airports, the contract to develop both the airports were not given to the same bidder. They are citing that example. 12 minutes. The GMR didn't get Mumbai and Delhi, or they only got Mumbai. Shri They qualified for Abir Ranjan Biswas. Therefore, this is very clear that this government is totally responsible for this Adani income higher. Therefore, they want to hide something. This government want to hide something. That is why they are not there. Shri Abir Ranjan Biswas. Good. Without JPC, the truth will not come out. Truth has to come out, sir. Shri Abir Ranjan Biswas. For giving me this opportunity. Sir, the TMC's position has been very clear. Thank you. Thank you, Chairman, sir, for giving me this opportunity, sir. Sir, TMC's position has been very clear. We use the floor of Parliament to expose this government on multiple counts. Economic blockade of states, murdering federalism, weakening institutions like Parliament, CBE, EDI, SEBI, the price rises, unemployment, the lack of communal harmony, and of course, scams of huge proportions that need to be inquired, sir. The immediate inquiry of the big scam, which is currently creating much furor, can happen in two different ways. Firstly, by a JPC, as many are suggesting. But, sir, madam, I understand the weak nerve of the government. All the previous governments who had constituted JPCs have not come back. Maybe on that count, they are afraid they might not. On the second part, of course, we could have a Supreme Court monitored committee to conduct this inquiry in a time-bound manner. So we demand the second, of course, if the first one is touching the weak nerve of the government. It was said in the address of Mahamahim Rashtrapati ji, and I quote, "Today India has a government which is committed to removing every obstacle faced by women," unquote. Madam, crimes against women in India have increased by 15%. India registered 32,000 rape cases in 2021. Sadly, that is 86 cases of rape per day. I would like to remind this august house that Kolkata is the least crime-prone metropolitan city as per the latest NCRB records. Women's safety in Kolkata should be emulated by the rest of the country. Another statement in the address is, and I quote, "The digital network that India has built is source of inspiration even for developed countries." Madam, I would like to showcase the digital service delivery achieved by Bengal. The Bengal government recently received the Platinum Award from the Honorable President at the Digital India Awards for its flagship scheme called Duare Sarkar, which literally means the government at your doorsteps. This was for excellence in design and implementation of a public digital platform. The initiative by the Mamata Banerjee government has widespread coverage. Duare Sarkar camps help people all over the state to get government services and accesses to various social welfare schemes, including the United Nations award-winning Kanyashri Prakalpo and the Students' Credit Card.
In the address, Rashtrapati ji had said, from education to their career, my government is trying to remove all obstacles for daughters. Madam, I would like to say in this regard, the Union government can take inspiration from the government of Bengal when it comes to education, especially for girls, and implement effective schemes like, as I said, the Kanya Shri, that is a famous, even award-winning scheme, the Shobut Shati and so on. The Kanya Shri scheme has benefited 78 lakh girl children in Bengal, and the Shobut Shati has provided cycles to more than 1 crore students in Bengal. In the address, there was nothing mentioned about youth employment, unemployment that is. Let me tell you all about the Juboshi scheme in Bengal. Under this scheme, 8 lakh youths